सोचते हैं कि ऐसा मेटल के बारे में कौन सा फंक्शन क्या दिखाने वाला है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या क्या कवर करने वाले हैं गाइज। तो आज कवर के साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें देखने वाले हैं गाइज। ये तो आपको सामने यहाँ पे टॉपिक कवर्ड इन टुडे सेशन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, हीमिथ्रिन, साइटोक्रोम P40, विटामिन B12 एंड क्लोरोफिल है। तो गाइज इसके साथ साथ आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये कि आपको वो चीज़ें टेबल में देखने को मिलेगा जो अभी तक आप लोगों ने कई पेजेस में कहीं कहीं जाके पढ़ा कि इसका ये फंक्शन है, इसका ये फंक्शन, इसका ये फंक्शन है। तो सारी चीज़ों को मैंने एक ही जगह ला के रख दिया है। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे आयरन मेटल किस किस बाइनरी कंपाउंड में पाए जाते हैं। जैसे आप सोचते होंगे आयरन हमारा हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, मायोग्लोबिन में पाया जाता है, हीमेरिथ्रिन में पाया जाता है, साइटोक्रोम में पाया जाता है। तो सारी चीज़ें हम एक ही जगह ला के रख दिए हैं ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें एक जगह मिल जाए और उसके लिए आपको कहीं परेशान होने की जरूरत ना पड़े। ताकि अगर इस टेबल को भी देख के जाएं एग्जाम में और वहाँ से टेबल देख के जाते ही आपको एग्जाम में मिल जाएगा कि हाँ सर जी, उस टेबल से मुझे कम से कम नहीं तो 4 नंबर क्वेश्चन हमारे हो गए। 4 नंबर के क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, इट मीन 4 नंबर के क्वेश्चन और मैंने अटेम्प्ट कर लिया। बिल्कुल ऋषि जी, क्या बात पूछनी है बताइए। बिल्कुल ऋषि जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। फटाफट आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सारे के सारे बच्चे एक साथ जुड़ जाएं और उसके बाद सेशन के लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्योंकि जो पहला स्लाइड आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड आने वाला है, उस स्लाइड से आपको 100% क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो गाइज बताइए क्या प्रॉब्लम है। ऋषि जी क्या प्रॉब्लम है आपको। ऋषि जी क्या प्रॉब्लम है, प्लीज टेल मी। ओके ऋषि जी प्लीज टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम। टेस्ट सीरीज में क्या प्रॉब्लम है। टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिल रहा है गाइज, तो आप लोग जाके वहां से अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस। बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं। ऐप में दिख नहीं रहा है, CUET PG के लिए सुटेबल है क्या। हाँ बिल्कुल अभिलाष जी, बिल्कुल सुटेबल है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपका ये हमारा चाहे CUET PG का एग्जाम हो, चाहे इसके साथ साथ अगर बात करें IIT JEM बायो केमिस्ट्री का हो, उसके साथ साथ अगर आप बात कर रहे हैं कि IIT JEM केमिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट तक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, गेट में भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसके साथ साथ CSI या JRF में भी क्वेश्चन आते हैं। जो कि इट मीन्स बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस समय का बहुत ही अच्छा टॉपिक हो गया और यहाँ से क्वेश्चन हर जगह देखने को मिल रहा है। तो गाइज जो भी टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स वही हैं, क्वेश्चंस भी वही हैं, बस पूछने का तरीका इट मीन्स लैंग्वेज डिफरेंट कर दे रहे हैं। क्वेश्चंस वही रहेगा, आंसर भी वही है, बट लैंग्वेज हमारा डिफरेंस रहेगा पूछने का बस। इट मीन्स लाइन जो थोड़ा सा डिफरेंट लिख देंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर। तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन को समझना है और आंसर देना है और सारी चीज़ें सब कुछ सेम मिलने वाली है। वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन रहेगा, वही हमारा मायोग्लोबिन रहेगा, वही हमारा हीमिथ्रिन रहेगा, बस पूछने का तरीका बदल जाएगा, क्वेश्चंस वही रहेंगे। क्वेश्चंस वही रहेंगे, बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, क्वेश्चंस वही रहेंगे गाइस। ऑल IIT JEM एंड CUET PG एस्पिरेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू एग्जाम इज ओके। ये हिमाद्री सर ने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ बिल्कुल गाइस, तो IIT JEM CUET और IIT JEM केमिस्ट्री सारे बच्चे फटाफट जुड़ जाइए हमारे साथ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है गाइस। और आज के डेट में जो पहला स्लाइड है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाला है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ सर ने वाकई में उस तरीके से काम किया है। मैंने कहा था कि जब भी मैं आऊँगा आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट लेकर के आऊँगा। तो फटाफट पहले आप लोग लाइक कर दीजिए, फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए गाइज। उसके बाद हम पहला स्लाइड ओपन करें ताकि आपको लगे कि हाँ सर वाकई में हमारे लिए बहुत अच्छा काम किए हैं और एक ही जगह सारे फंक्शंस आपको मिल जाएंगे गाइज। फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम पहला स्लाइड आपके सामने लाते हैं गाइज, पहला स्लाइड आपके सामने लाते हैं। तो गाइज फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए, गाइज फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। गाइज फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। ओके गाइज, तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट सर। बिल्कुल बिल्कुल हम स्टार्ट करते हैं और पहला स्लाइड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाला है गाइज। और ये स्लाइड है आपके सामने,
यहाँ से क्वेश्चंस आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलता है कि सर जी हमारे जो एलिमेंट्स हैं उसमें कौन कौन से इसेंशियल्स एलिमेंट है, कौन से ट्रेस एलिमेंट है, कौन से नॉन इसेंशियल एलिमेंट है और कौन से टॉक्सिक होने वाले हैं। तो ये क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे इसेंशियल एलिमेंट कौन से हैं। तो जैसा कि आपके सामने है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन एंड कैल्शियम एंड सल्फर। टोटल 11 एलिमेंट जो कि है बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट है हमारे बॉडी के लिए। तो ये 11 एलिमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें से कुछ, इसमें से 3 का कॉम्बिनेशन इसमें से कोई ले लिया और एक हमारा इसमें से कोई ट्रेस एलिमेंट डाल देता है और पूछता है इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन जो है रॉन्ग है। इट मीन्स कौन सा हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है। इट मीन्स ऑप्शन वाइज बना के देता है कि इसे इसेंशियल एलिमेंट में जैसे बना देगा हमारा कार्बन हो गया, मैग्नीशियम हो गया और क्लोरीन हो गया और इसके साथ साथ एक एलिमेंट हमारा इसमें डाल देगा और पूछ सकता है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जो कि इसेंशियल एलिमेंट का ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो आपको यहाँ पे इस चीज को लर्न करना है। हमारे पास CHON, उसके साथ साथ फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, जैसा कि आप जानते हैं क्लोरोफिल में पाया जाता है, क्लोरीन एंड कैल्शियम एंड सल्फर, ये हमारे इसेंशियल एलिमेंट है गाइस। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जाने से पहले इस टेबल को जरूर देख के जाएं। और ऐसे ही ट्रेस एलिमेंट कौन कौन से, इट मीन्स इसका रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में, जैसा कि मैंने लिखा है, इसेंशियल एलिमेंट आर एब्सोल्युटली इसेंशियल एंड नेसेसरी फॉर लाइफ प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ट्रेस एलिमेंट आर आल्सो नेसेसरी फॉर लाइफ प्रोसेस। ट्रेस एलिमेंट भी हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए क्या क्या है, आयोडीन है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है एंड मॉलिब्डेनम है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अगर इसी तरीके से बात करें नॉन एसेंशियल एलिमेंट, इट मीन्स इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती हमारी बॉडी में। नॉन एसेंशियल एलिमेंट आर नॉट एसेंशियल इफ दे आर एब्सेंट, अदर एलिमेंट में सर्व द सेम फंक्शन। तो अदर इसके जगह पे कोई भी एलिमेंट होगा तो उनका फंक्शन हमारा सेम वही फंक्शन काम करेंगे, इसलिए इस मेटल का रिक्वायरमेंट उतना जरूरी नहीं है हमारे बॉडी में। तो एल्यूमिनियम हो गया, स्ट्रांसियम हो गया, बेरियम हो गया, टी हो गया, तो नॉन इसेंशियल एलिमेंट में आते हैं। इस तरीके से आपको एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए। यही सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और रटा रटा क्वेश्चन आता है। अगर आपको पता है तो कर लेंगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस टेबल को मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आप लोग यहाँ से देख के जा सकें कि सर जी कैडमियम है, आर्सेनिक है, लेड है, मरकरी है, निकल है, क्रोमियम है। तो ये सब हमारे जो होते हैं टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं। जैसा कि आप मरकरी के बारे में जानते होंगे, मिथाइल मरकरी जो होता है, मिथाइल मरकरी, ये हमारा मिनी माटाडेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मिनी माटाडेज, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, मिनी माटाडेज, जो कि इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसके बारे में जानते रहिएगा। मरकरी की डिफिशियंसी की वजह से मिनी, इट मीन्स मरकरी जब हमारा बॉडी में इंक्रीज कर जाता है तो उस समय में मिनी माटाडेज हो जाता है। और ये मरकरी कब मिलता है, आप लोग जो फिश खाते हैं, फिश खाने से आपको मिनी माटाडेज होता है। तो इसके बारे में भी जानते रहे आप लोग। सर IIT JAM 24 में बेसिक्स मैथमेटिक्स है क्या? बिल्कुल, बेसिक मैथमेटिक्स तो आता ही है, बिल्कुल। तो चलते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और नेक्स्ट स्लाइड है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, और ये है आपका सबसे बेहतरीन स्लाइड पूरे इट मीन्स बायोइनरिंग केमिस्ट्री का सबसे बेहतरीन स्लाइड है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे आयरन का मेटल है हमारा, और जैसे हीमोग्लोबिन में भी मेटल हमारा आयरन होता है। देखिएगा गाइस कितनी अच्छी चीज है, हीमोग्लोबिन में भी आयरन होता है। आपको एक जगह सारा चीज समराइज कर दिया है मैंने। आयरन में भी हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन में भी मायोग्लोबिन में भी आयरन, और हीमेथिन में भी आयरन होता है, हीमोसाइनिन में नहीं होता, इसलिए मैंने उसको अलग कर दिया है। और ऑक्सीजनेजेस, कभी कभी ऑक्सीजनेजेस भी पूछा जाता है, तो इसमें भी हमारा आयरन एटम होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं गाइस एग्जाम में कि इसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि आपको हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हीमेथिन, ऑक्सीजनेजेस, हाइड्रोजिनेजेस, इन सब में हमारे क्या होते हैं, आयरन एटम होते हैं। सेंट्रल एटम कौन सा होता है, हमारा आयरन एटम होता है। उसी तरीके से साइटोक्रोम P40 होता है, उसमें भी हमारा आयरन एटम होता है। और कैटालेज में भी हमारा आयरन एटम होता है, और पेरोक्सिडेज में भी हमारा आयरन एटम होता है। साइटोक्रोम C में भी हमारा क्या होता है गाइस, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम P40, दो के दोनों केस में हमारा क्या देखने को मिलता है गाइस, हमारा आयरन एटम ही देखने को मिलता है। उसी तरीके से फेरेडॉक्सिन में भी हमारा आयरन एटम होता है, और फेरेटिन और ट्रांसफेरिन में भी हमारे आयरन एटम होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे एक टेबल मिल गया, जिस टेबल के बिहाफ पे ये सारी पॉइंट्स को आप एग्जाम में एक बार देख के जाइए एग्जाम में। यहाँ से मेरी गारंटी है आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा है, ये फंक्शन है, ये हमारा ये सब फंक्शन है। हीमोग्लोबिन के क्या फंक्शन है, उसी तरीके से मायोग्लोबिन के क्या फंक्शन है, हीमेथिन के क्या फंक्शन है।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइज। बिल्कुल पायल गुप्ता, पायल जी गुड इवनिंग। और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है गाइज, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। मायोग्लोबिन का क्या काम होता है, ऑक्सीजन स्टोरेज करना। उसी तरीके से हीमेथिन का भी काम होता है हमारा ऑक्सीजन स्टोरेज करना। डायरेक्ट ये एरो के फॉर्म में देता है और क्वेश्चन सी फॉर्म में आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है गाइज कि ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे केवल लर्निंग पॉइंट होते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके आप उस चीज़ के बारे में जानते रहें। डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, उससे केवल एरो मिलाना होगा, उसमें कहीं दिमाग कुछ खर्च नहीं करना है। तो टोटली डिपेंड करता है कि आपने कितनी बार उस चीज़ को देखा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सारे के सारे आयरन के बारे में यहाँ पे ला करके इकट्ठा रख दिया कि ताकि आपको कहीं ढूंढने की जरूरत ना पड़े, बार बार पेज पलटना पड़े कि सर मायोग्लोबिन का फंक्शन क्या है। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, जब एग्जाम में आता तो कहते हैं सर जी मायोग्लोबिन का फंक्शन हमारा शायद ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है क्या। नहीं सर जी, ऑक्सीजन स्टोरेज का काम करता है हमारा मायोग्लोबिन। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं गाइज। इसी तरीके से हीमेथिन है, तो हीमेथिन हमारा जो है ऑक्सीजन स्टोरेज का काम करता है। हीमेथिन में ऑक्सीजन स्टोरेज करता है। और एक पॉइंट और भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे यहाँ पे यच लिखा है, यच स्टार, इट मीन्स इसमें हमारा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा सर जी, हमारा हिम प्रोटीन प्रेजेंट है, हिम प्रोटीन। ये हमारा हिम प्रोटीन है। और यन जो बताता है क्या गाइस, बताता है हमारा नॉन हिम प्रोटीन को बता रहा है, नॉन हिम ग्रुप को। ये नॉन हिम ग्रुप को बता रहा है कि इसमें जो होगा नॉन हिम ग्रुप होगा। इस तरीके से आपको सारे केसेस में स्टडी करनी है। इट मीन्स ये जहां जहां स्टार यन लिखा है वहां पे आपको समझना है कि सर जी नॉन हिम ग्रुप है इसमें। और हमारा यच मतलब है इसमें सर जी हिम ग्रुप है। हिम ग्रुप का मतलब समझते हैं, पोरफायरिन रिंग के साथ हमारा मेटल आयरन है। पोरफायरिन रिंग के साथ हमारा मेटल कौन सा, आयरन है, उस समय हम बोलते हैं हिम ग्रुप। नॉन हिम ग्रुप बोलने का मतलब है हमारा वहां पे पोरफायरिन के साथ कोई डिफरेंट मेटल भी हो सकता है, या तो मेटल वही है बट वो हमारे उसमें सारे के सारे पोरफायरिन हमारा उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, तो हम उसको नॉन हिम ग्रुप बोलते हैं गाइज। तो इस तरीके से इस चीज के बारे में आपको पता करना है। और जैसे कि आपको पता है ऑक्सीजनेज का फंक्शन क्या होता है, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन एटम इनटू द सबस्ट्रेट। इट मींस इंसर्शन करने का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास क्या है मॉलिक्यूल एल्कीन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का इंसर्शन करना, तो ये हमारा इंसर्शन हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। इस तरीके से अगर RH है और हमें इसमें ऑक्सीजनेशन करना है, तो इंसर्ट करना है, तो ऑक्सीजन ROH करना है, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजनेजेज यूज करते हैं। इस तरीके से ऑक्सीजन इंसर्ट कर जाता है, कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीजन इंसर्ट कर जाता है। तो ये टॉपिक आपको इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये सारे के सारे फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। तो चलते हैं गाइस, इसी तरीके से आपको हाइड्रोजनेजेज के केस में देखें तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन। उसी तरीके से साइटोक्रोम P40 आपका, इसका क्या फंक्शन है, इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द सबस्ट्रेट। इसका भी हमारा एल्केन से एल्कोहल में कन्वर्ट करने में इसका यूज किया जाता है, साइटोक्रोम P40 का। इट मींस ऑक्सीजन इंसर्ट करने का काम करता है गाइज। इसी तरीके से अगर बात करें हमारे पास कैटालेज है, कैटालेज के केस में भी देख रहे हैं, इसका काम क्या काम है, कैटालाइज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट बाय H2O2। तो इस तरीके से सारे केसेस में आप लोग इसको देख लीजिएगा गाइज। और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए टेबल लाया हूँ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फंक्शन जो है हमारा सर क्या करता है, साइटोक्रोम C हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और उसी तरीके से फेरेडाक्सिन है, ये भी हमारा, सोचिए ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइटोक्रोम C और फेरेडाक्सिन दो के दोनों का फंक्शन क्या है सर जी, हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करते हैं। बस ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं करना है, कहीं से कुछ सोचना नहीं है, बस डायरेक्ट जैसे लिखा है बस इसको एक दो बार देख के जाइए। सर जी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है, हमारा साइटोक्रोम करता है, इसका फंक्शन ये है। सर जी हमारा फेरेटिन का जो फंक्शन है ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ही करता है सर जी। तो इस तरीके से आपको करना है। फेरेडाक्सिन का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करना। और फेरेटिन और ट्रांसफेरिन का काम क्या होता है सर, फेरेटिन हमारा आयरन स्टोरेज करता है जो कि हमें फूड से मिलता है, और ये स्टोर करता है और फिर आफ्टर दिन ये ट्रांसफर कर देता है ट्रांसफेरिन को, इसलिए। और ट्रांसफेरिन के नाम से ही पता चल जाता है सर जी आयरन ट्रांसफर करना, इट मीन्स ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन का मतलब ये ट्रांसफर करना ऑफ आयरन एटम को, इसलिए बोलते हैं ट्रांसफेरिन। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं गाइज। तो चलते हैं हम इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और ये हमारे कोबाल्ट के लिए, कोबाल्ट जो जनरली होता है को एंजाइम B12, इट मीन्स विटामिन B12 में पाया जाता है। इसका फंक्शन होता है मेथाइलेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेथाइलेशन करता है ये। तो ये फंक्शन डायरेक्ट पूछा गया है। और ये जैसे कि मैं एक बात बता दूं आप लोगों से, ये जो मैंने फंक्शंस लाए हैं ये सारे फंक्शंस CSI और JRF में पूछे जा चुके हैं। और करंट टाइम में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं CSI और JRF में, डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चंस उठाता है, IIT JM वाले बच्चों को दे दिया जाता है। ठीक है, IIT JM वाले बच्चों को वही क्वेश्चन दिए जाते हैं जो ऑलरेडी CSI और JRF में आ चुके हैं।
तो इसलिए मैंने सारे फंक्शंस को वहीं से ला के रखा है ताकि आपको सारे फंक्शन के बारे में पता हो, ताकि एग्जाम में कहीं से कुछ भी आए और आप करके आए। ऐसा ना हो कि आपने कभी पढ़ा ही ना हो, कभी नाम ही ना सुना हो, तो ऐसा ना फील हो आपको। इसलिए मैंने सारे टेबल में सारे के फंक्शन आपके लिए स्पेशली लाए हैं। यहाँ पे सारा का सारा फंक्शन एक ही जगह मिल जाए। जैसा कि कोबाल्ट का फंक्शन क्या है, मिथाइलेशन करना, तो डायरेक्ट मिथाइलेशन करता है, इसका काम ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और कापर के केस में जैसे कि आपको पता है सेरुलोप्लाज्मिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेरुलोप्लाज्मिन इसका काम क्या होता है सर जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन फ्रॉम ट्रांसफेरिन टू फेरेटिन, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन फ्रॉम ट्रांसफेरिन टू फेरेटिन। और इसके साथ साथ कापर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट करता है, ये हमारा सेलुलोप्लाज्मिन का फंक्शन होता है। इसी तरीके से हीमोसाइनिन का क्या फंक्शन होता है सर जी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। अब यहाँ पे आपका हीमोसाइनिन है गाइज, हीमोसाइनिन आपके पास कितने हैं, एक तो हीमोग्लोबिन है, एक तो हीमोग्लोबिन, दूसरा हमारे पास मायोग्लोबिन है, और थर्ड हमारे पास क्या सर जी, हीमेथिन है। इन तीनों में आयरन एटम होते हैं। और जैसा कि आपको पता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारा हीमोग्लोबिन करता है, और मायोग्लोबिन स्टोरेज का काम करता है। और हमारा उसके साथ साथ जो हीमेथिन है वो भी हमारा स्टोरेज का काम करता है। यहाँ पे देखिएगा गाइज, यहाँ पे इस चीज़ को हाईलाइट करिएगा, ये हमारा दो के दोनों देख रहे हैं गाइज, ये हमारा स्टोरेज करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ये स्टोरेज ट्रांसपोर्ट करता है। देखिए गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हाईलाइट करके सारी चीज़ों के बारे में जानना है कि ये हमारा ये काम करता है। दो जैसे डबल का पेयरिंग बना करके याद करने में बहुत आसान हो जाता है, चीज़ें याद हो जाती हैं हमेशा के लिए, कभी आप भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। इस तरीके से आपको करना है सही। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके बारे में बहुत पूछा गया है, इसके बारे में, तो इसके बारे में आपको बहुत पता होना चाहिए, इसके बारे में कि हमारा आयरन ट्रांसपोर्ट कौन करता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इस तरीके से इसके बारे में जानिएगा गाइज, और इसको आप लोग लर्न कर जाइएगा। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे हीमोसाइनिन का ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। जैसा कि हीमेथिन भी हमारा क्या करता है सर जी, स्टोरेज करता है, बट हीमोसाइनिन हमारा ट्रांसपोर्ट करता है। हीमोसाइनिन और कौन करता है, हीमोसाइनिन, और इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये दो के दोनों हमारे ट्रांसपोर्ट करते हैं, बट इसमें हमारा मेटल आयरन होता है, और इसके इसमें हमारा मेटल सर जी कापर होता है। नाम भले हीमो है, बट इसमें मेटल जो होता है सर जी हमारा कापर होता है। तो इस तरीके से इस चीज़ के बारे में जान सकते हैं गाइज। और इसी तरीके से आपके पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मेटाइलो एंजाइम है। क्या है गाइज, मेटाइलो एंजाइम है, मेटाइलो एंजाइम। और मेटाइलो एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसा कि मेटल के एंजाइम स्पेसिफिक हमारा रोल करते हैं, इट मीन्स हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक अपना रोल अदा करते हैं, और कंपाउंड में जो भी नेचर होता है एक स्पेसिफिक काम करेंगे। तो जैसे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का काम क्या होता है सर जी, जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसका ब्रेकिंग करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड की ब्रेकिंग करते हैं। तो यानी हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है गाइज, कई बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से सर जी हमारा ये कार्बोनिक इनहाइड्रेट है, कार्बोनिक इनहाइड्रेट का काम क्या होता है सर जी, इसका काम है सर जी कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम यही करता है, जिसके बाद ये हमारा हीमोग्लोबिन इसको ले जाकर के कन्वर्ट करता है, इट मीन्स ऑक्सीजन बाइंडिंग के फॉर्म में हमारा वहां से कन्वर्ट करके उस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कार्बोनिक एनहाइड्रेट का फंक्शन क्या है गाइस, इसका काम है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम है। तो ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है, इसको स्टार मार्क करके रखिएगा गाइस, यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलेगा। इन दोनों में से दोनों का स्ट्रक्चर आप लोग को पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको पता है कि इसमें जिंक मेटल है, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए, तो वहां से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे गाइस। तो ये सारी चीजें इस तरीके से आपको, और उसका फंक्शन हमेशा पूछा जाता है, ये भी एरो के फॉर्म में आते हैं। जब भी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम कोशिश ये करते हैं एग्जामिनर कि हम ऐसा क्वेश्चन दें कि बायो इनऑर्गेनिक का नाम भी हो जाए और हम 4 क्वेश्चन एक साथ पूछ लें। इसलिए वो हमेशा एरो के फॉर्म में देते हैं, मिलान करने के फॉर्म में, ताकि उनका एक पंथ दो काज हो जाता है, ताकि बच्चों का सारा जो नॉलेज होता है निकाल भी लेते हैं और वो काम भी कर लेते हैं कि मैंने सारा क्वेश्चन दे दिया। इसलिए हमेशा एरो के फॉर्म में कोशिश करते हैं क्वेश्चन देने के लिए कि 4 कॉलम नंबर ए, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, उससे एरो के फॉर्म में मिलान करना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो गाइज ऐसे फंक्शन पूछ लिए जाएंगे, इसका फंक्शन सर जी इससे मिलान करना है, इससे मैच कराना है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम का मैचिंग कराना है, इस बिहाफ पे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको फंक्शन अगर पता है तो मैचिंग करा लेंगे। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, इस टेबल को आप लर्न करके जाइए। मेरी गारंटी है अगर आप नहीं पाएंगे क्वेश्चन तो बताइएगा, 100% आप यहाँ से क्वेश्चन करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने इस तरीके से करके देखा है और मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं और हमारा काम हो जाता है आसानी से। यहाँ से पकड़ में आ जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। ओके गाइज, चलते हैं। इसी तरीके से मैग्नीशियम के केस में अगर हम बात करें, जैसे है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाया जाता है गाइज,
क्लोरोफिल में सर जी हमारा मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है, तो इसका काम क्या होता है सर जी, फोटोसिंथेसिस के फंक्शन में पार्टिसिपेट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैग्नीज और मैग्नीशियम है, इम्यूनोपेप्टाइड है, इसका काम होता है कैटालाइजेस द क्लीवेज ऑफ इम्यूनो एसिड, इम्यूनो एसिड के क्लीवेज के रूप में पार्टिसिपेट करता है। और इसी तरीके से हमारा आयरन और मोलिब्डेनम होता है सर जी, और जैसा कि ये जानते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट होता है आयरन मोलिब्डेनम। ये मेटल कॉम्प्लेक्स बहुत ही बार पूछा जा चुका है। ओके गाइज, इसी तरीके से आयरन मोलिब्डेनम कॉपर है ऑक्सीडेजेस और रिडक्टेज के केस में भी आपको देखने को मिलेगा रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग O2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक्सेप्टर कैटालाइज रिडक्शन रिएक्शन। तो ये कभी कभार रेयर केस में ऑक्सीडेजेस के बारे में जाना गया है, उसमें कौन से मेटल होते हैं बस ये जानना होता है। ऑक्सीडेज रिडक्टेज में कौन से मेटल होते हैं, आयरन होते हैं, मोलिब्डेनम होते हैं, कॉपर होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। चलते हैं गाइज और हम बात करते हैं अब थोड़ा सा और कुछ केसेस में। और जैसे सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज में कौन कौन से मेटल होते हैं सर जी, कॉपर, जिंक और मोलिब्डेनम तीनों मेटल होते हैं, बट स्पेशली हम लोग कॉपर जिंक के बारे में जानते हैं। मोलिब्डेनम भी एज ए प्रमोटर रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिसम्यूटेशन ऑफ O2 माइनस इंटू O2 एंड H2O2, तो ये इनका फंक्शन होता है, डिसम्यूटेशन ऑफ O2 माइनस 2 इंटू O2 में करना। और इसी तरीके से यूरिएज के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका काम होता है सर जी हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया इंटू CO2 एंड NH3। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, H मतलब होता है हिम आयरन और N मतलब होता है नॉन हिम आयरन। और जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, H और N इस फॉर्म में दिखाया है, तो इस चीज़ को वहाँ पे हाईलाइट करके और इस टेबल को गारंटी है गाइज आप लोग देख लीजिएगा और यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा। चलते हैं गाइज और हम बात करते हैं अब थोड़ा सा एक अच्छा सा डिस्प्ले दिख रहा है जिसमें हमने बताया है कि पोरफायरिन रिंग जो होता है, पोरफायरिन रिंग, ये है हमारा सर जी पोरफायरिन रिंग। अगर इसमें हमारा मेटल कोबाल्ट हो जाए तो इस समय सर जी हमारा विटामिन B12 हो जाता है, विटामिन B12 जो कि ब्लू कलर का होता है सर जी, ठीक है, जैसा कि मैंने बनाया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो क्लोरोफिल के केस में हमारा मैग्नीशियम मेटल होता है सर जी, और यहाँ पे हमारा निकल होता है कोएंजाइम F430 पे। और इसी तरीके से हिम के केस में हमारा क्या है सर जी, आयरन एटम है। तो इस तरीके से ऐसे केसेस आपको देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं गाइज, हम बात करते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है गाइज, फटाफट आप लोग अब अगर सेशन में अगर आप लोग मिस करेंगे तो आप लोग बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, खासतौर पे पोरफायरिन रिंग के केस में, ठीक है। पोरफायरिन रिंग के केस में हम बात करने जा रहे हैं जैसा कि पोरफायरिन रिंग स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे अगर ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है गाइज, प्लेनर इन नेचर होता है। ये बात आपको पता है, प्लेनर इन नेचर। पोरफायरिन रिंग हमारा कैसा होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लेनर इन नेचर होता है। और दूसरी बात ये, यहाँ पे ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक इन नेचर होता है। क्या होता है सर जी, एरोमेटिक इन नेचर होता है, एरोमेटिक इन नेचर। और क्या कोई गाइज बता सकता है एरोमेटिक इन नेचर है तो इसमें सर जी N की वैल्यू क्या होती है? अकॉर्डिंग टू हकेल रूल जब हम कैलकुलेट करते हैं, अकॉर्डिंग टू हकेल रूल हमारा N की वैल्यू क्या होती है? ये गाइज एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है और मैक्सिमम बच्चों ने गलती किया। क्या आप लोग बता सकते हैं N की वैल्यू क्या होगी इस केस में? फटाफट चैटिंग बॉक्स में लिखें आंसर क्या होने वाला है। N की वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू हकेल रूल, जो कि आप जानते हैं हकेल रूल मतलब क्या होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसके भी यहाँ पे आपको सॉल्व करना है और N की वैल्यू बतानी है। गाइस फटाफट चैटिंग बॉक्स में बताइए आंसर क्या होगा। आप लोगों ने पढ़ाई करके आए हैं तो अभी अब सामने एग्जाम है, 100% जो भी बच्चा यहाँ पे आया है उसको पता है कि इसका आंसर ऐसे होगा सर जी, हमने इसको पढ़ा है। और फटाफट आंसर बताइए गाइस, चैटिंग बॉक्स में बताइए N की वैल्यू क्या होगी, N की वैल्यू क्या होने वाली है। देखते हैं कितनी अच्छी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। पहला क्वेश्चन पोरफायरिन रिंग से यही क्वेश्चन है, N की वैल्यू क्या है। ये मॉलिक्यूल हमारा एरोमेटिक है, ये बात मैंने बता दी, ये मॉलिक्यूल हमारा एरोमेटिक है। और दूसरी बात आपको ये भी पता है कि इसमें सर जी कितने डबल बॉन्ड होते हैं, 11 डबल बॉन्ड सिस्टम है, 11 डबल बॉन्ड है हमारे पास, वो भी कॉन्जुगेशन में है सर जी, कॉन्जुगेशन में है सारे के सारे। 11 डबल बॉन्डेड है इन पोरफायरिन रिंग में, 11 डबल बॉन्ड है इन पोरफायरिन रिंग में। अब इतनी चीजें आपको पता चल गई। एक तो हमारा पोरफायरिन सर जी प्लेनर होता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा सर जी हमारा एरोमेटिक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर जी। थर्ड स्टेटमेंट ये है सर जी, इसमें 11 डबल बॉन्ड होते हैं, वो भी फुल्ली कॉन्जुगेशन में है। और आपको बताना है N की वैल्यू। गाइस फटाफट आंसर बताइए चैटिंग बॉक्स में क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का N की वैल्यू। और आप लोगों ने इतनी बार पढ़ लिया है, अब तो 100% आंसर दीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है। और सिलेबस पढ़ने के बाद अगर इतनी छोटी सी बात इट मीन्स पोरफायरिन रिंग पे नहीं बता पा रहे हैं तो इट मीन्स
कोई बड़ी बात तो नहीं है, बट हाँ ये है कि आप लोगों ने इसको पढ़ लिया है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसके बारे में प्रॉपर आंसर जानना, और आंसर देना पड़ेगा आपको। आंसर दीजिए फटाफट चैटिंग बॉक्स में गाइज, फटाफट चैटिंग बॉक्स में आंसर दीजिए, देखते हैं कौन कौन दे पाता है, और इसी से पता चल जाएगा कि आप लोगों ने बायो एनर्जी केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, तो इससे ये पता चल पा रहा है कि आप लोगों को इसका आंसर नहीं पता है सर जी, कि सर जी मुझे इसका आंसर नहीं पता है, और मैं आप लोगों को आंसर बताने जा रहा हूँ गाइज। फटाफट आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले। क्यों? क्योंकि सर जी ये क्वेश्चन अभी भी एग्जाम में IIT जैम में नहीं पूछा गया है। CSI नेट JAR में तो पूछा जा चुका है, लेकिन IIT जैम में नहीं आया है, तो मे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो फटाफट आप लोग इस आंसर को नोट कर लीजिएगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी गाइज क्या आएगी, 4 आएगी। जैसा कि मैं बता रहा हूँ 4 आएगी, यानी कि वैल्यू क्या आएगी सर जी, 4 आएगी। वो कैसे आएगा ये बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, जब भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है उस केस में क्या करते हैं, हमारा एक रिंग बनना चाहिए, इस तरीके से लूप बनना चाहिए, बोलते हैं लूप बनता है। जब भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है हमारा, उसमें लूप बनता है। तो लूप बनते वक्त आप लोग देख सकते हैं कि हमारा कौन कौन से लूप में इट मीन्स इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, हमारा कौन कौन से डबल बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे सर जी, हमारे डबल बॉन्ड सर जी इस तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये हमारे इस तरीके से सर जी हमारे डबल बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे ये डबल बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहेंगे, ये इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ये इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। 2 डबल बॉन्ड ऐसे होते हैं जो हमारे एरोमेटिक में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। sp2 है बट एरोमेटिक में इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए हम हाके रूल में जब भी कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं सर जी, 4n + 2 पाई इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन, 9। हमारे पास डबल बॉन्ड रिमेनिंग बचे, तो 9 × 2 कितने हो गए सर जी, 18 हो गए। और हम यहाँ से क्या करेंगे सर जी, 18 पाई इलेक्ट्रॉन है, और हम यहाँ से 18 - 2 पाई इलेक्ट्रॉन कर देंगे, तो हमारा क्या हो गया सर जी, 16 हो गया, और n की वैल्यू सर जी हमारा 4 हो गया। तो n की वैल्यू एग्जाम में पूछा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, और यहाँ पे इसको स्टार करके रखिएगा, n की वैल्यू ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, और आपके एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है n की वैल्यू, तो इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए गाइज, ठीक है गाइज। इस तरीके से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और आपके पास अब मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, कितने नाइट्रोजन एटम इस पोरफायरिन रिंग में है जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, बताइए गाइज। कितने नाइट्रोजन एटम ऐसे हैं जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, बताइए फटाफट आंसर दीजिए गाइज। प्रेम जी आंसर दीजिए, अभिलाष जी आंसर दीजिए, रिस्क जी आंसर दीजिए, क्या होगा इसमें। कितने नाइट्रोजन एटम ऐसे हैं पोरफायरिन रिंग में जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है गाइज, बताइए। आप लोगों ने क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व किया है, मुझे याद है आप लोगों ने मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व किया है, और आज के डेट में अगर आंसर नहीं बताते हैं तो आप लोग ये होगा कि सर जी मैं अभी रिवाइज नहीं कर पाया था, मैं यही समझूंगा रिवाइज नहीं किया आप लोगों ने। और अगर आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं हूँ आपको बताने के लिए। फटाफट आप लोग पहले बताइए क्या होगा आंसर गाइज, उसके बाद हम बात करते हैं इस पर। गुड इवनिंग ज्योति जी। और आप लोगों ने अभी तक आंसर नहीं दिया जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, तो इन दिस ओके, तो चलते हैं गाइस, हम बताते हैं इसके बारे में। हमारे पास कितने नाइट्रोजन एटम होते हैं, 2 नाइट्रोजन एटम ऐसे हैं जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। आपको दिख रहा होगा गाइस, एक यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, इसमें लोन पेयर अभी फ्री नहीं है, ये हमारा एरोमेटिक में पार्टिसिपेट हो रहा है। सर जी हमारा ये लोन पेयर फ्री है, ये लोन पेयर फ्री है। तो ओवरऑल पोरफायरिन रिंग में 2 नाइट्रोजन एटम ऐसे होते हैं जिसके पास क्या होते हैं सर जी, 2 लोन पेयर होते हैं। इट मीन्स हमारे पास क्या है, 2 नाइट्रोजन एटम हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इस पॉइंट को जानते रहिएगा गाइस। तो कितने पॉइंट मिल गए आपको, यहाँ पे एक पॉइंट ये मिला सर जी, 11 डबल बॉन्ड सिस्टम होता है। दूसरा सर जी प्लेन इन नेचर होता है मॉलिक्यूल। तीसरा हमारा एरोमेटिक इन नेचर होता है। और चौथी बात सर जी, 2 नाइट्रोजन एटम ऐसे होते हैं जिसके पास हमारे पास क्या होता है, 2 लोन पेयर होते हैं। और ये ग्रुप इसका क्या कहलाता है सर जी, मिथाइन ग्रुप कहलाता है। ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, मिथाइन ग्रुप कहलाता है। ये हमारा पोरफायरिन में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, मिथाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है। मिथिलीन ऐसे ऑप्शन में देता है, मिथाइल, मिथीन, मिथिलीन, तो इस तरीके से आंसर ऑप्शन देता है। और उसमें से आपको चूज करना होता है कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है सर जी। तो इसको बोलते हैं मेथीन, मेथीन बोलते हैं, ना कि मिथाइलिन, मेथीन ग्रुप बोलते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है। ओके गाइज, तो इस तरीके से इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है सर जी, 4 पायरोल लिंक देखने को मिल रहा है। 4 पायरोल लिंक, 1
2, 3 एंड 4 पायरोल रिंग। 4 पायरोल रिंग होंगे सर जी इसमें, पोरफायरिन रिंग में 4 पायरोल रिंग। तो ये हमारे 4 पायरोल रिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे 4 पायरोल रिंग हो गए। अब गाइज हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्पेक्ट्रल रीजन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने IIT जैम के स्टूडेंट हैं। IIT जैम में स्पेक्ट्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। और अब अगर हम बात करें तो गाइज आप लोग फटाफट बताइए, इस केस में हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन है, हम इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि सर जी क्या पूछना चाहते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है, इसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। इसका जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू आएगी गाइज, कितनी वैल्यू आएगी केमिकल शिफ्ट वैल्यू, इट मीन्स डेल्टा कितनी आएगी, डेल्टा, इट मीन्स डेल्टा केमिकल शिफ्ट। एनीवन गाइज, क्या किसी को पता है इसका आंसर क्या होगा सर जी? कितने के आसपास ये वैल्यू आएगी, रेंज बताइए, लगभग लगभग बता दीजिए। हम ऑप्शन भी दे सकते हैं आपके सामने, जैसे सर जी फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 4 के आसपास, सेकंड ऑप्शन है सर जी 4 टू, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास सर जी 6 के आसपास, थर्ड ऑप्शन है सर जी हमारे पास 3 के आसपास, और फोर्थ ऑप्शन है सर जी 8 के आसपास। अप्रॉक्सीमेट आंसर बताइए गाइज, ABCD, इट मीन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आंसर बताइए गाइज, आंसर क्या हो सकता है इसका? कोई गाइज बताएगा इसमें क्या होने वाला है? कोई गाइज बता सकता है इसमें? क्या कोई गाइज बता सकता है इसमें? बताइए गाइज, क्या किसी को आइडिया है? ओके, हम बताते हैं इसमें। जैसा कि आपको पता है, ठीक है, हम बताते हैं। ये पायरोल रिंग है सर जी, ये पायरोल रिंग है, और आपको पता है कि सर जी यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, और इस हाइड्रोजन का आपको बताना है कि कितने के आसपास। आर्ट गैलरी जी बता रहे हैं सर 3 होगा, थर्ड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू, थर्ड ऑप्शन इस हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग टू यू थर्ड ऑप्शन जो होगा केमिकल शिफ्ट वैल्यू होगा, जो कि आपने सही नहीं बताया है। और इसीलिए मैंने कहा कि आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने पढ़ भी लिया है, मुझे पता है, पढ़ा है, फिर भी अगर क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स थोड़ा सा आप लोगों को कमी है, आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। और इस केस में हमने बताया है, जैसा कि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है, इट मीन्स इस केस में आपको पता है ये लोन पेयर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। और हमारा यहाँ पे क्या दिया है, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा लोन पेयर है, ये डबल बॉन्डेड केस में है, ठीक है गाइज। यहाँ पे हमारा ये इस तरीके से मॉलिक्यूल है, ये हमारा मॉलिक्यूल ऐसे है गाइज, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पे एक लोन पेयर और है, डबल बॉन्ड और है, ठीक है गाइज। इतनी बात समझ में आई? आपको पता है कि एल्कीन वाले मॉइटी में अगर हाइड्रोजन होता है तो उसका जो डेल्टा, इट मीन केमिकल शिफ्ट वैल्यू, केमिकल शिफ्ट वैल्यू जो आती है NMR में, केमिकल शिफ्ट इन NMR वैल्यू, ठीक है, 1 NMR, उसकी वैल्यू आती है सर जी हमारी, कितनी आती है? 8 के आसपास आती है, और 8 के आसपास ये वैल्यू आती है हमारा, और ये हमारा 8 ppm मान सकते हैं, 8 ppm के आसपास आती है, पार्ट पर मिलियन। तो ये जो होता है हमारा, इसका वैल्यू आती है सर जी 8 ppm आती है, 8 ppm। जैसा कि मैंने ऑप्शन भी दिया था यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन इस राइट ऑप्शन है सर जी हमारा, 8 ppm के आसपास ये वैल्यू होती है, 8 ppm के आसपास ये वैल्यू होती है। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए। और अगर हम बात करें इसी तरीके से सर जी, अगर हम बात करें आप लोगों से, और एक चीज़ और, आप लोगों को प्रोफाइलिंग का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। क्या सभी लोग बना लेते हैं प्रोफाइलिंग का स्ट्रक्चर? अगर नहीं बना पाते हैं तो हमारे साथ थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं। सर जी इसका आंसर कितना है सर जी? 8 होगा हमारा सर जी। प्रोफाइलिंग का स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए। सबसे पहला काम करना है आपको 4 नाइट्रोजन इस तरीके से लिख लेना है, ठीक है, और आपको यहाँ पे पायरोलिंग बनाना है। सबसे पहला काम 4 नाइट्रोजन एटम लिखने के बाद इस तरीके से स्क्वायर प्लेनर के फॉर्म में लिखिएगा, और ये हमारा इस तरीके से 5 मेंबर रिंग बनाइएगा, ठीक है गाइस, 5 मेंबर रिंग बनाइएगा, और ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। और यही आपका हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हीमेथिन, उसके साथ साथ साइटोक्रोम और विटामिन B12
और उसके साथ साथ साइटोक्रोम P40, सब में यही स्ट्रक्चर कॉमन है, इसलिए ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे इस तरीके से जोड़ दीजिए, इसको ऐसे जोड़ दीजिए और इसको ऐसे जोड़ दीजिए और इसको ऐसे जोड़ दीजिए। ठीक है गाइज। सर ये नमार में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम है आरती जी? जैसे मैं आपको कुछ कंसेप्ट दे सकता हूँ, अगर आप लोगों को एनएमआर में प्रॉब्लम है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। मेरे पास ऐसे ट्रिक्स हैं, एनएमआर के क्वेश्चंस आपके कभी गलत नहीं होंगे, कभी गलत नहीं होंगे। रीजन हम बता देंगे उसका। कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं आरती, उसमें आर्ट जी, कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं जैसे अगर हेट्रो एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, OH हो गया, NH हो गया और इस सब से जुड़ा हुआ है, तो उस केस में इसकी जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू होगी, हमेशा याद रखिएगा कितने के आसपास होगी, 2.5 से लेकर के 3.9 के आसपास तक के बीच में ये रेंज होगी। 2.9 से लेकर के 3.9 के आसपास ये वैल्यू होगी ऑलवेज। इसके बीच में ही वो रेंज लाई करेगा, इसके बीच में ही वो रेंज लाई करेगा। अगर हमारा बेंजीन से जुड़ा हुआ मॉलिक्यूल है और यहाँ पे CH3 है, तो इसकी वैल्यू हमेशा याद रखिएगा 2.1 से लेकर 2.3 के आसपास होगी या 2.5 मैक्सिमम। इससे ऊपर कभी नहीं ये वैल्यू होगा। इसमें जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसकी वैल्यू हमेशा इस तरीके से होगी। ये सब कंसेप्ट है, ये सब कंसेप्ट है, इस सब तरीके से आपको निकालना चाहिए। और इसी तरीके से अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है सर जी, तो ये हमारा हाइड्रोजन हमेशा सर जी 6 से 8 के आसपास ये वैल्यू आएगी, 6 से 8 के आसपास ये वैल्यू आएगी। ये सारे कंसेप्ट है आर्ट जी, ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पे, हम लोग बात कर रहे थे किस तरीके से पोरफायरिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे आप डबल बॉन्ड बनाइए, फिर फर्दर यहाँ पे बनाइए अल्टरनेट पे, और फिर यहाँ पे बनाइए, फिर यहाँ पे बनाइए, फिर यहाँ पे बनाइए, फिर यहाँ पे बनाइए, अल्टरनेट बनाते चले जाइए और ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर बन जाएगा। देख सकते हैं आप, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पोरफायरिन का बनाया है। और इसमें आप लोगों को आसानी से आ जाना चाहिए। और यहाँ पे अब अगर हम कोई मेटल अगर अटैच कर देते हैं तो हम इसको बोलते हैं मेटालोपोरफायरिनिंग। इसको क्या बोलते हैं? मेटालोपोरफायरिन, मेटालोपोरफायरिनिंग, मेटालोपोरफायरिनिंग क्या बोलते हैं गाइस? मेटालोपोरफायरिनिंग। अगर हमारा कोई मेटल जुड़ गया तो उसको मेटालोपोरफायरिनिंग बोलते हैं। मोस्ट वेलकम आर्ट गैलरी जी। HD कैडमियम AsPb सर पढ़ाओगे क्या आप इस चैप्टर में? हाँ बिल्कुल, मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कि आप टॉक्सिसिटी से भी रिलेटेड हैं। तो अभिलाष जी एक बात बताएं आपको, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना सारी चीज़ें जो है इट मीन्स पढ़ने वाली चीज़ें हैं, कोई कंसेप्ट वाली चीज़ नहीं है। एक दो बार पढ़ेंगे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे आपको पता है सर जी, आयोडीन की कमी से कौन सा डिजीज होता है? ग्वाइटर डिजीज होता है, ग्वाइटर, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा है। उसमें सर जी हम ट्रीटमेंट में कौन सा आयोडीन यूज करते हैं? आयोडीन 127 यूज करते हैं। सर जी कौन सा यूज करते हैं? आयोडीन का आइसोमर नंबर हमारा जो एटॉमिक मास होता है 127, वो वाला यूज करते हैं। जैसे सर जी कैंसर में हम कौन सा मेटल यूज करते हैं? सिस प्लेटिन यूज करते हैं। तो ये सब हमारे मेटल्स हैं जिनका यूज करते हैं, ये बायोऑर्गेनिक में आते हैं। सिस प्लेटिन इट मीन प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और जैसे मिनी मार्टा डिजीज हो गया, विल्सन डिजीज हो गया सर जी, कापर की कमी की वजह से होता है। कापर की कमी से सर जी विल्सन डिजीज होता है। तो ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। कुछ नहीं करना है, बार बार देखिए, आंसर ऑटोमेटिक दिमाग में बैठा रहेगा। आप फ्यूचर में कभी भी देखेंगे डायरेक्ट आंसर आपके माइंड में क्लिक करेगा, सर जी ये आंसर होता है, बात खत्म, आपका नंबर क्लियर हो गया। जैसे अब बीमारी है, आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे हाइपर कैल्सियमिया है, इट मीन्स किसकी वजह से हुआ? सर कैल्शियम की वजह से हुआ, क्योंकि हाइपर मैंने बोल दिया है तो इट मीन्स हाइपर कैल्सियमिया नाम ही है। तो सर जी हमारा हाइपर कैल्सियमिया हुआ, इट मीन्स कैल्शियम के एक्सेस ऑफ कैल्शियम हमारे बॉडी में ज़्यादा है सर जी, हमारी उसकी वजह से हुआ। जैसे एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया, एनीवन गाइज, एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया, एनीवन गाइज आंसर दे सकता है कोई? एनीमिया किसकी वजह से होता है? एनीमिया, एनीमिया किसकी वजह से होता है गाइज? एनीमिया हो सर जी हमारा विटामिन B12 की वजह से होता है। अगर उसकी कमी होती है तो एनीमिया प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, यही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है और मैं सारी चीज़ों पे बात करने वाला हूँ आज के टाइम में। आज मैं जो क्वेश्चन लाया हूँ उस क्वेश्चन के बिहाफ पे आप ये कंफर्म हो जाएंगे। आयरन की कमी से अभिलाष सिंह जी, आयरन की कमी से एनीमिया, तो जैसा कि पता है विटामिन B12 में हमारा सर जी क्या होता है? कोबाल्ट एटम होता है, न कि आयरन एटम होता है। तो वहाँ पे आपका कोबाल्ट एटम होता है जो कि एनीमिया हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है उसके बिहाफ पे।
तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। चलते हैं गाइज, इसी तरीके से हम बात करते हैं। ओके गाइज, एक होता है सोरेट बैंड। सोरेट बैंड क्या होता है गाइज? सोरेट बैंड, सोरेट बैंड आप लोगों ने पढ़ा होगा, सोरेट बैंड। ठीक है गाइज, सोरेट बैंड, और नहीं पढ़ा है तो जान लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोरेट बैंड, सोरेट बैंड सर जी हमारा किसकी वजह से आता है? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो होता है इन पोरफायरिनिंग में, इन पोरफायरिनिंग में। गाइज हम लोगों के पास टाइम कम है, और हम लोग टाइम कम होने की वजह से केवल पॉइंट पॉइंट चीज़ें देखेंगे जो एग्जाम में आते हैं। हम केवल उसी के बारे में बात कर रहे हैं, सारी चीज़ों पे बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम कम है आप लोगों के पास। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है चैप्टर को, आपको केवल वही चीज़ें याद करनी देखनी है यहाँ पे जो चीज़ें एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, और उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। जितनी भी चीज़ें लिखेंगे वही एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन बनता है, हम वही चीज़ें यहाँ पे लिखने वाले हैं गाइज। जैसे सोरेट बैंड जो होता है हमारा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से आता है, और अगर इसकी वैल्यू देखें हमारा सोरेट बैंड को क्या बोलते हैं सर जी? सोरेट बैंड को बोलते हैं सर जी हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर जी हम क्यू बैंड बोलते हैं। सोरेट बैंड को हम क्या बोलते हैं? एक सर जी हमारा होता है नॉन बाइंडिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन, और एक होता है हमारे पास पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में जो हमारी वैल्यू आती है लैम्डा, इट मीन्स वेवलेंथ की जो वैल्यू आती है 400 टू 450 नैनोमीटर के आसपास ये वैल्यू आती है, 400 टू 450 नैनोमीटर के आसपास ये वैल्यू आती है, और इसी को बोलते हैं सर जी सोरेट बैंड, सोरेट बैंड। और ये हमारा पोरफायरिन में आता है। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? ये पॉइंट वाली बात है, क्योंकि सर जी हमारा पाई से ये पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में ट्रांजिशन होता है, इस तरीके से कंटिन्यूस हमारा मूवमेंट होता है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है, तो हमारा कंजुगेशन में होने की वजह से पाई बॉन्ड हमेशा डीलोकलाइजेशन में रहते हैं। तो पाई बॉन्ड अगर एरोमेटिक है, जैसा कि आप जानते हैं उसका नेचर होता है कंजुगेशन करना, तो कंजुगेशन में है तो उस समय पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, जिसकी वजह से हमारे पोरफायरिन में कलर आता है, जिसकी वजह से हमारे पोरफायरिन में कलर आता है, और इसकी वजह से यहाँ पे हमारा एक सोरेट बैंड देखने को मिलता है। सोरेट बैंड इट मीन्स हमारा कुछ इस तरीके से होता है। अगर हम देखें यहाँ पे एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस इट मीन्स यूवी रीजन में, यूवी रीजन एब्जॉर्बेंस, और अगर हम देखें तो इसमें हमारा जो है ये डेल्टा वैल्यू है, केमिकल सेट वैल्यू है, या तो यहाँ पे लैम्डा लिख सकते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या देखने को मिलता है गाइज? यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ये हमारा जो होता है सोरेट बैंड होता है, सोरेट बैंड ये हमारा पोरफायरिनिंग में देखने को मिलता है, और इसकी जो वैल्यू आती है 400 से 450 नैनोमीटर आती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को गाइज आप लोग रेडी रखिएगा। और ये अब हम बात करते हैं गाइज पोरफायरिन के बारे में, इतनी बातें बहुत है, सफिशिएंट है। और अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में गाइज, हीमोग्लोबिन के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को हीमोग्लोबिन के बारे में पता है, तो हीमोग्लोबिन में ये हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बनता है तो ये आयरन हमारा सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, और ये हमारा लो स्पिन में हो जाता है, लो स्पिन में हो जाता है, ठीक है। और ये हमारा डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, इस केस में भी आयरन अगर रहता है तो उस समय हमारा क्या होता है सर जी? सेकंड में रहता है, बट ये ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड में रहता है, बट ये हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहता है, हाई स्पिन रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाई स्पिन में रहता है, ये हमारा लो स्पिन में रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर लो स्पिन में है तो उस समय हमारा मॉलिक्यूल जो है उस ये जो डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ये आयरन हमारा कुछ अप में रहता है, ये डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, डोम लाइक स्ट्रक्चर। इसको सर जी क्या बोलते हैं? इसको टेंसेड स्ट्रक्चर बोलते हैं, टेंसेड स्ट्रक्चर। और इसको बोलते हैं सर जी रिलैक्स्ड स्ट्रक्चर। ये पॉइंट है, ये सब ऐसे ही डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में, कुछ नहीं करना होता, केवल पॉइंट वाइज ऐसे एग्जाम में मिलेंगे, और आपको बस वहाँ पे याद आना चाहिए कि सर जी रिलैक्स्ड किस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं? सर जी ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाले को सर जी रिलैक्स्ड फॉर्म बोलते हैं। ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं, बस आपको बस यही सारी चीज़ें देखनी है और यही देख के जाना है एग्जाम में। और अगर देख के जाते हैं तो मेरी गारंटी है आप करके आएंगे। इस तरीके से यहाँ पे आप देखते हैं मिड हीमोग्लोबिन के केस में क्या होता है सर जी? यहाँ पे ऑक्सीजन न बाइंड होकर के हमारा सर जी हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल फॉर्म में, इट मीन्स इस तरीके से मॉलिक्यूल जुड़ जाता है। और यहाँ पे मिड हीमोग्लोबिन के केस में सर जी हमारा आयरन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाता है। ओके गाइज, तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा हेमीक्रोम्स है, हेमीक्रोम्स के केस में सर जी हमारा ये मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है, यहाँ पे इमिडाजोल ग्रुप जुड़ जाता है, यहाँ पे भी
इट मीन 6 कोऑर्डिनेशन पे भी हमारा इमिडाजोल ग्रुप रहता है और हमारा 5th पोजीशन पे भी इमिडाजोल रहता है, तो उसको बोलते हैं हेमिक्रोम्स बोलते हैं। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए हेमिक्रोम्स क्या होता है, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन। और ये आपके फंक्शंस हैं हीमोग्लोबिन के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। जैसा कि आपको मैंने बताया था हीमोग्लोबिन का काम क्या है सर जी, ये हमारा ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। हीमोग्लोबिन इज ए कार्बन डाइऑक्साइड कैरियर, कार्बन डाइऑक्साइड का कैरियर का भी काम करता है। उसके साथ साथ ये क्या करता है सर जी, हीमोग्लोबिन गिव्स द रेड कलर टू द ब्लड। ब्लड का रेड कलर किसकी वजह से होता है सर जी, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन गिव द रेड कलर टू द ब्लड। और हीमोग्लोबिन एक्ट एज ए बफर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो ब्लड होता है एज ए बफर की तरह बिहेव करता है। ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो ब्लड होता है वो बफर नेचर शो करता है। तो ये हमारा हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है गाइज, स्टार करके लिख लीजिएगा। हीमोग्लोबिन जैसे 4 ऑप्शन देता है, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हीमेथिन, हीमोसाइनिन, तो उसमें से कौन हमारा एक्ट एज ए बफर काम करता था सर जी, हमारा हीमोग्लोबिन काम करता है। ये सब पॉइंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और जब आप लोग पहली बार देखेंगे तो लगेगा सर जी मुझे तो पता ही नहीं था इसके बारे में कि बफर की तरह बिहेव करता है। तो हीमोग्लोबिन हमारा एक्ट एज बफर की तरह काम करता है, ये पॉइंट पता होना चाहिए गाइस। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन क्या करता है सर जी, बाइंड टू O2 और इट्स हिम आयरन एट द लंग्स में ये हमारा ऑक्सीजन को बाइंड करता है एंड डिलीवर्ड ऑक्सीजन टू द मायोग्लोबिन। लंग्स में हमारा ऑक्सीजन को बाइंड करता है हीमोग्लोबिन और फर्दर ये हमारा ट्रांसफर डिलीवर कर देता है मायोग्लोबिन के ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है मायोग्लोबिन के पास। और मायोग्लोबिन जो होता है स्टोर कर लेता है, और स्टोर करने के बाद उस मायोग्लोबिन का काम ये है जब रिक्वायरमेंट हो तो उस समय वो जो होता है ऑक्सीजन को आपको जब भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होता है तो मायोग्लोबिन आपको फिर से ट्रांसफर करके देता है। तो ये हमारा मायोग्लोबिन का काम होता है गाइस। ओके गाइस, और इसी तरीके से मायोग्लोबिन का ये फंक्शंस है गाइस। मायोग्लोबिन के फंक्शंस में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मायोग्लोबिन के क्या क्या फंक्शन है। मायोग्लोबिन इज एन आयरन होता है, इसमें आयरन होता है एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन फाउंड इन द स्केलेटल मसल टिश्यू ऑफ वर्टिब्रेट्स में ये पाए जाते हैं गाइस। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं इट इज अल्फा हेलिकल न्यूक्लियर प्रोटीन विथ 153 अमीनो एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मायोग्लोबिन में 153 अमीनो एसिड होते हैं। कितने प्रोटीन होते हैं, 153 अमीनो एसिड के प्रोटीन होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपको अल्फा हेलिकल न्यूक्लियर प्रोटीन होते हैं, अल्फा कितने होते हैं सर जी, 153 अमीनो एसिड। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लाया है। और एक बार अगर आप आज देख के जा रहे हैं तो मेरी गारंटी है एग्जाम में अगर आपको मायोग्लोबिन दिखेगा तो आप करके आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि सर जी हमारा मायोग्लोबिन में सर जी क्या होता है, 153 अमीनो एसिड होते हैं। ओके, और जैसा कि हीमोग्लोबिन 141 अमीनो एसिड होते हैं, 141 अल्फा 141 अमीनो एसिड्स होते हैं। रिस्क एडिटर 156 नहीं 153 लिखा है, 153 रिस्क जी 153 लिखा है। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मायोग्लोबिन जो होता है इसका 17,000 होता है, जो कि ये क्वेश्चन CSI या JRF में बहुत पहले पूछ चुका है। ये पूछा हुआ 2016 में पूछा हुआ है। इट मीन्स ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट उठाएंगे और आपके ITJ में डाल देंगे, इनका काम है, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है। अब हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का फंक्शन जो वही है, वो बदल तो नहीं जाएगा कोई चीज़ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही बनेंगे और वही क्वेश्चन उठा के आपको दे दिए जाएंगे। और आपको अगर चीज़ें याद है तो आप करके आएंगे, नहीं याद है तो आप कन्फ्यूज रहेंगे। तो मायोग्लोबिन का काम क्या है, स्टोर करना ऑक्सीजन को इन द मसल टिश्यू में एंड रिलीज व्हेन ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। जब ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो मायोग्लोबिन का काम है उसको रिलीज करना। तो मायोग्लोबिन इज द मोनोमर ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड कंटेन आयरन डबल प्लस आयन इन एक्टिव साइट। ओके गाइस, इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलते हैं और इसके साथ साथ कुछ और फंक्शन देख लेते हैं मायोग्लोबिन के। कंपेयर टू हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, डज नॉट हैव कोऑपरेटिव बाइंडिंग विथ ऑक्सीजन लाइक हीमोग्लोबिन डज। इट मीन्स यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपेयर टू हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन हैज हायर एफिनिटी, मायोग्लोबिन के पास सबसे ज़्यादा हायर एफिनिटी होता है फॉर ऑक्सीजन बाइंडिंग करने, ऑक्सीजन बाइंडिंग का सबसे ज़्यादा हायर एफिनिटी होता है गाइज। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को सर गाइज आप लोग अपने नोट्स में स्टार मार्क करके रखिएगा। ऑक्सीजन को बाइंडिंग करने की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी जी होती है हमारे मायोग्लोबिन की, न कि हीमोग्लोबिन की होती है।
मायोग्लोबिन की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है ऑक्सीजन को बाइंडिंग करने की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बना है। तो ये क्वेश्चन आप हमेशा माइंड में रखिएगा कि सर जी ऑक्सीजन बाइंडिंग टेंडेंसी अगर कोई पूछे आपसे, ऑक्सीजन बाइंडिंग टेंडेंसी हीमोग्लोबिन की ज़्यादा होती है या मायोग्लोबिन की, तो सर जी हमारा मायोग्लोबिन की मैक्सिमम एफिनिटी होती है ऑक्सीजन को बाइंड करने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके गाइज, तो इस चीज़ को आप लोग नोट करके रखिएगा। इसी तरीके से डीऑक्सीमायोग्लोबिन हैज ए पेंटा कोऑर्डिनेट आयरन सेंटर इन विच द मेटल एटम लाई 92 पिकोमीटर एबव रहता है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द 4 पायरोल रिंग डोनर नाइट्रोजन एटम। तो ये पॉइंट है गाइज, तो इस पॉइंट को भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे डीऑक्सीमायोग्लोबिन हैज पेंटा कोऑर्डिनेट आयरन सेंटर रखता है। यस सर, लो पार्शियल प्रेशर एंड हाई पार्शियल प्रेशर पे भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करता है मायोग्लोबिन। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बताया है, लेकिन आपको ये सीधी सीधी बात माइंड में बैठना चाहिए कि सर जी मायोग्लोबिन जो होता है उसका काम ही है स्टोर करना, और वो भी ऑक्सीजन को स्टोर कर रहा है। सीधा सीधा कंसेप्ट है, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। आप डीप में गए, बहुत अच्छी बात है, आपको ये चीज़ें पता है। जैसा लो प्रेशर ये कंडीशन बताया भी जाता है, जैसा कि आप जानते होंगे, एक होता है सिग्मोइडल कर्व होता है और एक हाइपरबोलिक कर्व होता है। तो मायोग्लोबिन जो होता है हमारा हाइपरबोलिक कर्व दिखाता है और हीमोग्लोबिन सर जी हमारा सिग्मोइडल कर्व दिखाता है। उस जगह पे आपने ये चीज़ पढ़ा है और बहुत अच्छी बात है रिश जी। और हाँ रिश जी, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही कंसेप्ट अगर आप पढ़ेंगे तो 100% आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से करेंगे, 100% कर ले जाएंगे, मेरी गारंटी है। ऐसे क्वेश्चन आपको, सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाने चाहिए, सोचते ही माइंड में आ जाना चाहिए, हाँ सर जी ऐसा इसका होता है तो इसका आंसर ये निकल सकता है, ऐसा हो सकता है, इसकी ये पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है वहाँ पे। ओके गाइस, चलते हैं इसी तरीके से हम हिम इथिन की बात करते हैं। हिम इथिन में जानते हैं गाइस क्या होता है यहाँ पे। हिम इथिन में हमारे पास 2 आयरन एटम होते हैं। एक आयरन एटम हमारा पेंटा कोऑर्डिनेट है, एक आयरन एटम जो सर जी हमारा हेक्सा कोऑर्डिनेट होगा, एक हमारा पेंटा कोऑर्डिनेट होगा। इनमें हम बात कर रहे हैं इस जगह पे। कोऑर्डिनेट करने का मतलब ये है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। इट मीन्स एक नाइट्रोजन हमारा हेक्सा कोऑर्डिनेट होता है, एक नाइट्रोजन हमारा पेंटा कोऑर्डिनेट, 1 2 3 4 5। और 2 के दोनों आयरन एटम हमारे जो होते हैं सर जी, ये 2 के दोनों हमारे डीऑक्सी फॉर्म में, डीऑक्सी हिमिथिन इस केस में जब रहते हैं तो 2 के दोनों केस में हमारे आयरन जो होते हैं सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। बट ऑक्सीहिमिथिन के केस में ये दोनों हमारे जो होते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं सर जी थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में। और इसमें सबसे बड़ी पॉइंट वाली बात ये है कि ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा इस एटम से जुड़ता है, न कि इस आयरन एटम से। तो हमारा जो एक ही एक्टिव साइट है, आयरन का हमारा एक एक्टिव साइट है, उस पे जाके हमारा ऑक्सीजन बाइंडिंग होता है और फर्दर हमारा ये हाइड्रोजन बाइंडिंग करता है। क्या होता है यहाँ पे? हाइड्रोजन बाइंडिंग करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पहली बात तो ये हिमिथिन के केस में आपको ये पता होना चाहिए सर जी, डीऑक्सी हिमिथिन का केस है तो सर जी दोनों आयरन हमारे होंगे जो सर जी वो हमारे होंगे सर जी सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। और ऑक्सीहिमिथिन के केस में सर जी दोनों ऑक्सीडाइज करके हमारे आयरन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ऑक्सीहिमिथिन के केस में सर जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होता है। ये पॉइंट वाली बात है। तो इस तरीके से सब पॉइंट को आप लोग देख लीजिए और जानते रहिए। और इसी तरीके से सर जी हीमोसाइनिन के केस में अगर हम बात करें तो हीमोसाइनिन का केस है। हीमोसाइनिन में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉपर डबल प्लस के फॉर्म में है, इट मीन्स कॉपर पहले फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में था हमारा डीऑक्सी हीमोसाइनिन के केस में, और जैसे ही ऑक्सी हीमोसाइनिन के केस में हुआ वहाँ पे हमारा ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है +2 में। और ये हमारा सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है, सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में। इस तरीके से ब्रिज के फॉर्म में जाके हीमोसाइनिन जुड़ जाता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। तो इस चीज़ को भी आप लोग देख लीजिए और इस तरीके से इसको लर्न कर जाइए। अब चलते हैं गाइस साइटोक्रोम के केस में। साइटोक्रोम P40 के केस में, साइटोक्रोम P40 के केस में आपको ये बात पता रहना चाहिए कि सर जी हमारा इसमें जो आयरन होता है थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और इसमें हमारा पेंटा कोऑर्डिनेट होता है। तो हमारा ऊपर वाला जो लिगेंड होता है वो हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है और नीचे वाला जो लिगेंड होता है सर जी सल्फर ऑफ 16 मॉलिक्यूल होता है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है हमारा सल्फर ऑफ 16 मॉलिक्यूल होता है और आयरन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अब इसके फंक्शंस की बात करते हैं गाइस। फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। ये रहे आपके सामने फंक्शंस। ये फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आप देखने को मिलता है साइटोक्रोम P40 का, जो कि अगर आपको फंक्शंस नहीं पता है तो आप 100% क्वेश्चन गलत करके आएंगे। इसलिए मैंने फंक्शंस को यहाँ पे स्पेशली लिख करके लाया है। कन्वर्जन ऑफ एन हाइड्रोकार्बन
RH टू ROH, RH से एल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? इट मीन्स एल्केन से एल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम हमारा साइटोक्रोम P40 करता है, और ये इट मीन्स एथेन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है गाइस, एथेन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है। तो इस तरीके से इसका जो फंक्शन है इस तरीके से है। और इसी तरीके से हमारा कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड टू एल्डिहाइड द कार्बोक्सिलिक एसिड, इट मीन्स एल्डिहाइड के बीच में ऑक्सीजन को इंसर्ट करने का काम करता है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड कर देता है साइटोक्रोम P40, और ये हमारा आपको देखने को भी मिल रहा होगा सर जी, यहाँ पे ये हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। और इसी तरीके से कन्वर्जन ऑफ एल्कीन इनटू इपॉक्साइड, एल्कीन से इपॉक्साइड बनाने का काम भी हमारा साइटोक्रोम P40 करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइटोक्रोम P40 का फंक्शन आपको देखने को क्या क्या मिला? पहला तो ये कि हमारा जैसे एल्केन है और एल्केन को एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो सर जी साइटोक्रोम P40 ले लीजिए, तो उससे हमारा सर जी क्या हो जाएगा, हमारा जो एल्केन था वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, पहला। दूसरा ये रहा, अगर सर जी हमारा एल्डिहाइड है और उसका ऑक्सीडेशन करना है, तो सर जी हमें कौन सा इट मीन्स जो है हमारे पास कंपाउंड जिसको हम यूज करें, जो कि बायोनार्गेनिक कंपाउंड है, तो उस कंपाउंड का नाम है सर जी हमारा साइटोक्रोम P40। हम इसको यूज करेंगे तो उसके थ्रू हमारा क्या हो जाएगा सर जी, एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें हमारे पास कन्वर्जन ऑफ एल्कीन टू इपॉक्साइड, एल्कीन से इपॉक्साइड बनाना है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा सर जी, साइटोक्रोम P40 यूज करेंगे, तो वहाँ पे हमारा इपॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, कुछ नहीं, ये वाला बॉन्ड ओपन होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा और यहाँ से ये जुड़ जाएगा लोन पेयर से। और इसी तरीके से ये फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ बेंजीन है, बेंजीन से फिनाल में कन्वर्ट करना है, तो इट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन का इंसर्शन हुआ, ये हमारा करता है बेंजीन से फिनाल। बेंजीन से फिनाल बनाने का मेथड ये ऑर्गेनिक में भी क्वेश्चन आ सकता है, बायोनॉर्गेनिक में भी आ सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको देखने को भी मिल सकता है गाइज, देखने को भी मिल सकता है कि हमारा बेंजीन से अगर फिनाल बनाना है तो कौन सा कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो साइटोक्रोम P40 अगर हम यूज कर दें तो इसके बिहाफ पे भी हम बना सकते हैं, साइटोक्रोम P40 के बिहाफ पे भी हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन ऑफ एमीन इनटू एमीन ऑक्साइड, एमीन को एमीन ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए भी हम साइटोक्रोम P40 यूज करते हैं, साइटोक्रोम P40। इसके बारे में आपको नहीं पता होगा, अभी तक आप लोगों ने नोट्स में कभी नहीं लिखा होगा, इसीलिए मैंने ढूंढ करके यहाँ पे लिखा है और लाया है आप लोगों के लिए, ताकि आपको पता हो जाए कि सर जी एन ऑक्साइड बनाना है, तो उस केस में हमें साइटोक्रोम P40 अगर यूज करेंगे तो एन ऑक्साइड बना देता है। एन ऑक्साइड इट मीन एमीन ऑक्साइड हमारा ये बनाने का काम करता है साइटोक्रोम P40, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज। और इसी तरीके से अगर हम बात करें हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड है इनटू सल्फॉक्साइड, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड एंड सल्फॉक्साइड, सल्फाइड को सल्फॉक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो इसका भी काम हमारा साइटोक्रोम P40 करता है, सल्फाइड से सल्फॉक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज। तो गाइज फटाफट अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो और लग रहा है कि सर जी हमारा ये आपने जो कंटेंट लाया है हमारे लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग सेशन को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज, फटाफट फटाफट गाइज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ साथ में लाइव को लाइक कर दीजिए गाइज फटाफट सेशन को। और ये हमारा है विटामिन B12 का स्ट्रक्चर गाइज, विटामिन B12 का स्ट्रक्चर। और विटामिन B12 को किस नाम से जाना जाता है, एक तो साइनोकोबालामिन से नाम से जाना जाता है और एक तो कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। और उसके साथ साथ अगर हमारा R ग्रुप यहाँ पे जैसे कि मैंने डिफाइन किया, अगर साइनाइड है तो उसको साइनोकोबालामिन बोलेंगे, अगर OH जुड़ा है तो उसको सर जी विटामिन B12 अल्फा बोलेंगे, अगर यहाँ पे R की जगह मिथाइल ग्रुप होगा सर जी मिथाइल विटामिन B12 बोलेंगे। तो ये डायरेक्ट नाम ही आ गया है कई बार एग्जाम में कि सर जी मिथाइल अगर ग्रुप लगा है R की जगह पे, तो सर जी इस समय हमारा विटामिन B12 का नाम क्या होगा, सर जी विटामिन B12 का नाम जो होगा हमारा मिथाइल विटामिन B12 होगा, मिथाइल लग जाता है उसमें और कुछ नहीं करना होता है। ओके गाइज, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे कोबाल्ट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये हमेशा अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, +1 से +2 +2 से +3 तक भी पॉसिबिलिटीज रखते हैं हमारा विटामिन B12, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके गाइज, तो यहाँ पे हमारा ये हेक्सा कोऑर्डिनेटेड में है, R ग्रुप हमारा ये भी हो सकता है, और जैसा कि आपको 5th ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारा ये यहाँ पे इस तरीके से हमारा ग्रुप जुड़ा हुआ है गाइज, ठीक है। तो ये हमारा जो ग्रुप है एडिनोसिल ग्रुप है गाइज, कौन सा ग्रुप है, एडिनोसिल ग्रुप है, एडिनोसिल ग्रुप। तो सिर्फ जो हमारा 5th ग्रुप होता है इट मीन्स हमारा एडिनोसिल ग्रुप होता है, और 6th ग्रुप हमारा क्या होता है सर जी, R है, और R हमारा CN भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, OH भी हो सकता है। तो इस तरीके से कई सारे ग्रुप हमारे हो सकते हैं। ओके गाइज,
तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन सेशन पे बात करते हैं, और अब बताइए आप लोग आंसर। आप लोगों के सामने डिस्प्ले पे आ गया क्वेश्चन, और जैसा कि इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था अभी उस टेबल में, वो टेबल अगर आपको याद होगा तो तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आयरन सल्फर क्लस्टर इन बायोलॉजिकल सिस्टम आर इन्वॉल्व इन, आयरन सल्फर क्लस्टर इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल सिस्टम, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। 4 ऑप्शन है गाइज आप लोग के पास। आंसर दीजिए फटाफट चैटिंग बॉक्स में गाइज, आंसर दीजिए क्या होने वाला है इसका आंसर। फटाफट आंसर दीजिए गाइज क्या होने वाला है, फटाफट आंसर दीजिए गाइज क्या होने वाला है। देखते हैं कौन कौन चैटिंग बॉक्स में आंसर दे पाता है। आंसर दीजिए गाइज फटाफट, इसका आंसर क्या होगा? आंसर बताइए गाइज। ये हमारा क्वेश्चन है, आयरन सल्फर क्लस्टर इन बायोलॉजिकल सिस्टम आर इन्वॉल्व इन। तो पहला ऑप्शन है प्रोटॉन ट्रांसफर करता है, एटम ट्रांसफर करता है, ग्रुप ट्रांसफर करता है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। अगर आप लोगों ने उस टेबल को देखा होगा तो 100% इसका आंसर दे देंगे आप लोग। बताइए आंसर क्या होगा गाइस, चैटिंग बॉक्स में फटाफट आंसर दीजिए आप लोग, क्या होने वाला है इसका आंसर। डी ऑप्शन, जैसा कि रवि कुमार जी, संगीता रवि कुमार जी ने आंसर दिया है सर डी ऑप्शन। और किसी का आंसर क्या आने वाला गाइस, फटाफट आंसर दे सभी लोग। संगीता जी ने आपने आंसर बहुत अच्छा किया है, इससे पता चलता है कि आपने प्रॉपर पढ़ाई किया है, और यहाँ पे ट्रांसफर लिखा हुआ है न कि ट्रांसफर, और बहुत अच्छा। और ये हमारा राइट आंसर होने गया। और ये हमारा, जैसा कि मैंने पूरे टेबल में कहीं पे भी प्रोटॉन ट्रांसफर की बात ही नहीं की थी, एटम ट्रांसफर की बात ही नहीं की थी, ग्रुप ट्रांसफर की बात ही नहीं की थी, तो सोचने की जरूरत ही नहीं थी। सर जी सारा का सारा जो है हमारा सर जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। चलते हैं गाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट आंसर दीजिए गाइज। इन बायोलॉजिकल सिस्टम द मेटल आयन इन्वॉल्व इन द डाइऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बिसाइड आयरन्स। देखिए क्वेश्चन लिखने का तरीका, क्वेश्चन लिखने का तरीका देखिए, क्वेश्चन वही है, बस तरीका बदल दिया है कि सर जी द मेटल आयन इन्वॉल्व इन द डाइऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, डाइऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ये भी करता है, बट हमारा आयरन के अलावा कौन से और मेटल हैं जो ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, बस इतनी बात बतानी है गाइज। बताइए गाइज कौन सा ऑप्शन होगा? सर न्यूक्लियस में होता है ना क्या आर्ट जी, आर्ट जी क्या न्यूक्लियस में पूछ रहे हैं आप? आयरन सल्फर, इट मीन्स आयरन सल्फर का काम ही होता है आयरन सल्फर प्रोटीन, ये आपने पढ़ा होगा आयरन सल्फर प्रोटीन, और ये हमारा इसका फंक्शन ही होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में। जैसे कि आपने पढ़ा होगा Fe1S0 बैक्टीरिया रूब्लेडॉक्सिन, बैक्टीरिया रूब्लेडॉक्सिन, रूब्लेडॉक्सिन। इसी तरीके से आपने पढ़ा हुआ Fe2S2, ये हमारा जो है ऑर्गेनिक सल्फर है, ऑर्गेनिक सल्फर। एक इनऑर्गेनिक सल्फर होता है, एक इनऑर्गेनिक सल्फर होता है, ये हमारा ऑर्गेनिक सल्फर है, ये हमारा इनऑर्गेनिक सल्फर है। इनऑर्गेनिक सल्फर जो होता है अफेक्टेड बाय द एसिड, और ऑर्गेनिक सल्फर आर नॉट अफेक्टेड बाय द एसिड। ओके गाइस, बताइए गाइस फटाफट आंसर इसका, क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट आंसर बताइए, देखते हैं कौन कौन आंसर दे पाता है गाइस। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखने का तरीका बस बदल दिया है, बाकी क्वेश्चन वही है। और आपको मैंने बताया था वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन IIT JEM CUT में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन वहाँ से है, तो IIT JEM केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन ये बनते हैं। बिल्कुल गाइस, फटाफट आंसर दीजिए क्या होगा इसमें, आंसर दीजिए गाइस क्या होगा आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा। बताइए गाइस, हिल गए ना आप लोग क्वेश्चन देखते ही। बताइए गाइस क्या होगा, कौन सा मेटल यूज करेंगे, बताइए फटाफट आंसर दीजिए आप लोग, देखते हैं आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है। 100% पढ़ा है, बस वही चीजें है ना, याद नहीं आती हैं, याद नहीं आती, उसी चीज के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाए, ताकि आपको टेबल देखने पे याद आ जाए। सी ऑप्शन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तो नहीं करता है।
और कोई आंसर दे, इसमें क्या होगा आंसर? अब भी आपने सही दिया कि सर जी Cu इट मीन कापर होता है, आयरन की जगह हमारा कापर अगर कर दें, ये डाई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, जैसा कि आपको पता है सर जी, हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन, सोचिए छोटी सी बात थी, छोटी सी बात थी, और सबके दिमाग में जाने लगा सर जी क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे डाई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। और मैंने इसीलिए ये टेबल बताया था आप लोगों को, ये टेबल इसीलिए आप लोगों को बताया था, डाई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट कराया था, हीमोसाइनिन में सर जी कापर होता है, कापर यहाँ पे, और ये हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, कोबाल्ट नहीं, कापर। यहाँ पे मैंने बताया था ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम ये करता है हमारा। और क्वेश्चंस में पूछा हुआ है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, जैसा कि मैंने इस चीज़ को यहाँ पे दिखाया था। यहाँ पे आपका आयरन है तो इसका काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम यहाँ पे कर रहा है, आयरन ट्रांसपोर्ट करने का काम यहाँ पे कर रहा है हमारा, इस जगह पे हम जहाँ नीचे हाईलाइट कर रहे हैं, आयरन ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारा ट्रांसफेरिन है। और उसी तरीके से आप लोगों ने देखा कि हमारा कापर भी आयरन ट्रांसपोर्ट करता है। तो क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं और आप कंफ्यूज रहेंगे वहाँ पे, इसीलिए मैंने उस टेबल को आप लोगों को दे दिया है ताकि वो टेबल देख करके जाएं एग्जाम में और क्वेश्चन कर पाएँ। और जैसा कि क्वेश्चन हमारा ये था, यहाँ पे पूछा है डाई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना था, डाई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, डाई ऑक्सीजन लिखने का मतलब है O2 को ट्रांसपोर्ट करना है। आर्ट कह लीजिए कोबाल्ट नहीं होता है हमारा, वो मॉलिक्यूल होता है कापर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कहा ना कि क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जो आपके उस टेबल से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस गाइज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और बात करते हैं इस क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग बताइए गाइज क्या होगा। द ऑक्सीजन फ्री फॉर्म ऑफ मायोग्लोबिन इज, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा इसका। बताइएगा इस क्या होगा। जैसा कि आंसर आप लोगों का आ गया सर जी, हमारा ए ऑप्शन होगा। तो देखते हैं क्या होगा। जैसा कि आप लोगों ने आंसर दिया है सर जी, हमारा 5 कोऑर्डिनेटेड हाई स्पिन आयरन सेकंड होगा। ऑक्सीजन फ्री फॉर्म ऑफ मायोग्लोबिन, इट मीन्स इसका क्वेश्चन का मतलब है, मैंने कहा था लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन वही रहेगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा मायोग्लोबिन जो है जब ऑक्सीजन से फ्री है तो उस समय हमारा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, और इट मीन्स उसमें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे, और उसके साथ साथ उस समय आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। जब हमारा ऑक्सी फॉर्म में गया ही नहीं है तो आयरन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में तो जाएगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। जब ऑक्सीजन बाइंड ही नहीं हुआ है तो थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में तो जाएगा नहीं हमारा आयरन। तो इट मीन्स ये दो ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए, बचे दो ऑप्शन। अब इसमें आपको ये बात पता है, जब कह रहा है ऑक्सीजन से फ्री है, ये हमारा मायोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से फ्री है, इट मीन्स ऑक्सीजन उसमें जुड़ा ही नहीं है, इट मीन्स 5 कोऑर्डिनेटेड होगा, 5 कोऑर्डिनेटेड राइट ऑप्शन, और हमारा ये कैंसिल आउट हो गया। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपने बहुत सही दिया संगीता जी ने, बहुत अच्छा कर रही है। इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को करिए और ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाए। और लास्ट ड्यूरेशन में जो चीज़ अगर आप सही करने लगते हैं ना, तो आपका यही प्लस पॉइंट हो जाता है, आपको अंदर से फील आने लगेगा कि बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मेरा क्वेश्चन मिस नहीं होगा, और मेरा इट मीन्स हम बायो इनऑर्गेनिक क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। तो चलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। फटाफट स्टडी बॉक्स में आंसर दीजिए आप लोग इसका, गाइस फटाफट चैटिंग बॉक्स में इसका आंसर दीजिए आप लोग। हाँ संगीता जी ने बताया सर डी ऑक्सी मायोग्लोबिन के केस की बात कर रहे हैं इसमें, बिल्कुल। फटाफट गाइस आंसर दीजिए और सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट। बताइए आंसर क्या होगा गाइस। संगीता जी ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं, आप लोग भी आंसर दें फटाफट, सभी लोग आंसर दें। देखते हैं कौन कौन आंसर दे पाता है। बाकी बच्चे हमको लग रहा है कि पढ़ाई तो किए हैं बट रिवाइज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आंसर नहीं दे पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप लोगों के पास अभी भी वक्त है, क्वेश्चन सेशन को देख लीजिए,
ताकि आप लोगों को यहाँ से हेल्प मिले कि जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे कराए वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिले तो आंसर कर पाएँ। तो जैसा कि द लिगेंड सिस्टम पूछ रहा है, प्रेजेंट इन द विटामिन B12 में कौन सा लिगेंड सिस्टम होगा सर जी? हमारा कोरिन रिंग सिस्टम होता है, कोरिन रिंग सिस्टम होता है, न कि थाइरोसाइनिन होता है, ये नहीं होता है, क्राउन ईथर भी नहीं होता, पोरफायरिन आपको पता है पोरफायरिन हमारा हीमोग्लोबिन में होता है। तो जो जैसा कि राइट ऑप्शन सर जी हमारा कोरिन रिंग होगा। गाइस क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। सुमन जी ने आंसर दिया है सर जी बी ऑप्शन होगा, तो उन्होंने भी सही आंसर दिया है। और इस क्वेश्चन को देखिए और आंसर बताइए। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है आपको उस टेबल में। वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना क्वेश्चन डायरेक्ट उसी टेबल से बनेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा सर जी वो टेबल इतना इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। और आप जितने लोगों ने वो टेबल मिस किया है वो बाद में पछताएंगे कि सर जी मैंने टेबल अगर लर्न कर लिया होता तो मेरे कुछ क्वेश्चन तो हो जाते एग्जाम में। और आप लोग कुछ करिए चाहे न मत करिए, मेरी बात मानिए या न मानिए, लेकिन उस टेबल को लर्न करके जाइएगा एग्जाम में। मेरी गारंटी है आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा उस टेबल से। बताइएगा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? बताइएगा आंसर क्या होगा? आंसर आने शुरू हो गए हैं, फटाफट आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए गाइस, सभी लोग आंसर दिए फटाफट। अगर सेशन के क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग लाइक और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। ये बात ऑलरेडी बात हो चुकी है कि हाँ बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स जरूर देखने को मिलते हैं, तो कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वहाँ पे। बेसिक तो आता ही है, बेसिक्स तो इट मीन्स ज़्यादा नहीं, इट मीन्स हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है तो बेसिक था थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं देखने को मिलेगा, बिल्कुल हाँ देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आंसर भी आ रहा है यहाँ पे, रुद्र जी आंसर दीजिए फटाफट और सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लगे तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट और आंसर बताइए सभी लोग। सबके आंसर आ रहे हैं सर जी। कार्बोक्सी पेप्टाइड जो होता है हमारा जिंक मेटल होता है उसमें सर जी, और हमारा सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। जैसा कि आपको पता भी है जिंक के साथ हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है सर जी, और यहाँ पे हमारा ग्लूटामिक एसिड जुड़ा होता है सर जी इस तरीके से। और यहाँ पे एन ऑफ हिस्टिडीन मॉलिक्यूल होता है, एन ऑफ हिस्टिडीन मॉलिक्यूल होता है, इस तरीके से हमारा मॉलिक्यूल होता है। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। बहुत सही गाइस। और इसका काम होता है सर जी जिंक सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में और हाइड्रोलाइजेज पेप्टाइड द बॉन्ड, और ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड करता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ये हमारा इसका फंक्शन होता है, जो कि आप लोगों ने आंसर बहुत सही दिया गाइस। सेकंड ऑप्शन आप लोगों ने आंसर दिया तो राइट ऑप्शन दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग दे पाते हैं। आयरन सल्फर प्रोटीन के केस में है और देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाता है गाइस। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए फटाफट, क्या होने वाला है देखते हैं किसको किसको याद है ये क्वेश्चन। और ऑलरेडी मैंने पिछले सेशन में कराया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन और वहाँ पे बात भी किया था। देखते हैं आज के डेट में कौन किसको याद है, कौन कर पाता है। बताइएगा जी आंसर क्या होगा इसका। अरे वाह, संगीता जी ने तो आंसर दे दिया कि सर जी फोर्थ ऑप्शन होने वाला है। देखते हैं क्या आंसर हो सकता है। सभी लोग आंसर देगा गाइस फटाफट। मैंने कहा ना दिमाग हिल जाएंगे क्वेश्चन जब देखेंगे। और इस समय इतना प्रेशर हो जाता है बच्चों के माइंड में, जब एग्जाम आता है तो उनको ये नहीं समझ आता कि सर जी उसका आंसर तो मुझे पहले आता था और आज नहीं आ रहा है। तो आपके दिमाग में ये चीज़ ख्याल आने से पहले ही इतना उस क्वेश्चन को कर लीजिए कि ताकि आप देखते ही आंसर कर पाए। उस क्वेश्चन को इतना ही बार कर लीजिए ताकि देखते ही उसका आंसर कर पाए आप आराम से। ऐसे दिमाग में बैठा के चलना है। इस समय बच्चों के दिमाग में बहुत सारे मतलब प्रेशर्स आ जाते हैं। ऐसा लगता है सर जी हमने इनऑर्गेनिक भी पढ़ना है, ऑर्गेनिक भी पढ़ना है, फिजिकल भी पढ़ना है, सर जी वो छूट रहा है वो छूट रहा है। ऐसे घबरा जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़िए उतना सॉलिड पढ़िए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए। जितना पढ़िए उतना सॉलिड पढ़िए और ताकि वो क्वेश्चन आप कर पाएँ। ये नहीं कि आपने पढ़ तो सब लिया क्वेश्चन एक भी हिल ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा मैक्सिमम बच्चे करते हैं
कि सर जी लेके बैठ जाते हैं नोट्स और फटाफट सारा देखना शुरू कर देते हैं, सर जी ये देख लिया, ये देख लिया, और बाद में क्वेश्चन एक भी नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आप उतने ही देखिए जितना आपके क्वेश्चन कर पाए, उससे उतना ही टॉपिक कवर करिए जितना आपसे क्वेश्चन हो पाए। जरूरी नहीं कि सारा पढ़ के चले ही गए और क्वेश्चन से बन ही नहीं रहा। आपको सिलेक्शन चाहिए, जरूरी नहीं है आपका 100% में 100% करेंगे तभी सिलेक्शन होगा, आपका 60% भी कर देंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको शार्प स्मार्ट स्टडी करनी है ताकि आपका जो क्वेश्चन हो अटेम्प्ट कर पाएँ। इस तरीके से आप लोग काम करिए। और मैक्सिमम बच्चों का मैंने देखा है और हमेशा यही गलतियाँ करते हैं और बाद में बोलते हैं सर जी सब कुछ आता था, सर जी 2 नंबर से चूक गए, 4 नंबर से चूक गए। तो रीज़न यही है बेटा। तो आप लोग करते क्या हो कि सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आप लोग लेके बैठ जाते हो, जो चीज़ें नहीं पढ़नी उसको भी उस दिन पढ़ने बैठ जाते हो कि इसका थियरी पढ़ लें, इसका ये पढ़ लें। अरे वो मत पढ़ो, जो एग्जाम में पॉइंट वाइज एग्जाम में आने वाले हैं उस टॉपिक को देख लो कि हाँ सर जी ने बताया था ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक को जरूर देख के जाएँ। जैसे हमने बता दिया कि हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हिमेथिन, हीमोसाइन, ये टॉपिक्स हमारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्रोफाइलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है क्योंकि ऑक्सीजन बाइंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन जो होता है हमारे लिए प्राणदायिक होती है। इट मीन्स हम अगर हम जीवित हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन गैस की वजह से ही जीवित हैं, और तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता रहता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को जरूर पढ़ें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर करके जाएँ। तो मेरा केवल बायो ऑर्गेनिक नहीं, सारे क्वेश्चन जो भी टॉपिक आप चाहे ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, चाहे इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, चाहे फिजिकल पढ़ रहे हो, सब केस में कोशिश करिएगा। आपको इस समय बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, सारे चैप्टर नहीं देखने हैं, आपको वही चैप्टर देखना है जो आपने अच्छे से किया है, जिसके बारे में आपको पता है। और इट मीन्स उस टॉपिक को इतनी बार देख लीजिए, अभी अभी देख लीजिए, आज रात में भी देखिए, कल भी देखिए, ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन ना छूटे। उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन एग्जाम में मिले आप कर पाएँ, क्योंकि मैंने देख लिया है कि सिलेक्शन ना होने का यही 2 रीज़न होता है। और मैक्सिमम आपका क्या, मेरा खुद मेरे साथ ऐसी घटना हुई है कि सिलेक्शन न होने का फर्स्ट टाइम मेरे साथ भी यही रीज़न रहा है कि जब मैंने पढ़ाई तो बहुत अच्छे से कर ली थी और प्रैक्टिस करने की बात आई तो मैंने प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं किया था। और उस समय मैंने बहुत सारी बुकें पढ़ी थी, इतनी अच्छी अच्छी बुकें पढ़ी थी, अगर मैं नाम बता दूँ केमिस्ट्री का तो जैसे क्लैडन की बुक पढ़ी थी, जेम्स हुई की बुक पढ़ी थी, जेटली की बुक पढ़ रखी थी, आज सरकार की बुक पढ़ रखी थी, बट सिलेक्शन नहीं हो रहा था। रीज़न ये था क्योंकि मैंने केवल बुक की पढ़ाई की थी। बुक की पढ़ाई करने से कभी सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन तब होता है जब आप चीज़ों को अप्लाई करना सीख जाते हैं, क्वेश्चन देखें और अप्लाई करना सीख जाएं कि इसका आंसर ये होगा सर जी, हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तब उस समय आपका सिलेक्शन होता है। मैक्सिमम बच्चों ने की यही गलतियां हैं, इस समय जरूर लेके बैठेंगे कि सर जी पहला चैप्टर खोलिए थर्मोडायनेमिक्स, तो कहेंगे थर्मो में हम इसको पहले उसको ब्रेक करेंगे। थर्मो का मतलब होता है सर जी टेम्परेचर, और ये डायनामिक मतलब थर्मोडायनेमिक्स, इट मीन्स सर जी मूवमेंट ऑफ, इट मीन्स हम मूवमेंट देखने लगते हैं। और फिर उसके बाद बात करेंगे सर जी हमारा ये है डेल जी इक्वल टू डेल एस माइनस टी डेल एस की बात करेंगे। तो इस ऐसे नहीं करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी करते हैं बच्चे, लेके बैठ जाएंगे तो सर जी पहले देखेंगे प्लस जम इफेक्ट का थियरी पढ़ लेंगे। थियरी नहीं, ग्रुप्स पे जाइए जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, रिएजेंट पे जाइए जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैटालिस्ट पे जाइए वहाँ से क्वेश्चन बनता है, नीम रिएक्शन डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, वो सब चीज़ देख के जाइए अच्छे समय पे। और ऐसा नहीं करना है। और जैसा कि आप लोगों का मैंने आंसर देख लिया है, तो आप लोगों ने आंसर बहुत सही दिया है। सुमन जी ने दिया आंसर दिया है, और सर्वेंट ऑफ अल्लाह उन्होंने आंसर दिया है कि फोर्थ ऑप्शन होगा सर जी, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा। जैसा कि नाम से ही पता चला है बैक्टीरिया रूबिडाक्सिन, अभी मैंने बताया Fe1 और S0 है मालिक्यूल। तो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारा सर जी क्या होगा, हमारा S0 का रहा है, इट मीन्स ब्रीजिंग में एक भी सल्फर नहीं है, ब्रीजिंग में एक भी सल्फर नहीं, इसको बोलते हैं हम बैक्टीरिया रूबिडाक्सिन। बैक्टीरिया रूबिडाक्सिन अभी हमने इसके बारे में जिक्र किया था, बैक्टीरिया रूबिडाक्सिन बोलते हैं इसको हम सर जी। और यहाँ पे ये हमारा सल्फर ऑफ 16 मालिक्यूल है। इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे भी सल्फर ऑफ 16 मालिक्यूल है, यहाँ पे भी सल्फर ऑफ 16 मालिक्यूल है, और यहाँ पे भी सर जी हमारा सल्फर ऑफ 16 मालिक्यूल है। तो आई थिंक आप लोगों को ये दिख नहीं रहा होगा, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सल्फर ऑफ 16 मालिक्यूल टेट्राहेड्रल मैनर में जुड़े हैं, टेट्राहेड्रल मैनर में जुड़े हुए हैं, टेट्राहेड्रल मैनर में ये जुड़े हुए हैं। और इस केस में आपको ये दिख रहा है कि सारे के सारे जो है हमारे टर्मिनल सल्फर है, एक भी ब्रिजिंग CO नहीं है, इसलिए यस हमारा है जो 0 में है। इट मीन्स ये सारे के सारे हमारे कैसे हैं, ऑर्गेनिक सल्फर है। क्या है ये, ऑर्गेनिक सल्फर है, हमारे ऑर्गेनिक सल्फर है। और ऑर्गेनिक सल्फर जो होते हैं, ऑर्गेनिक सल्फर यहाँ पे हम लिख देते हैं, ऑर्गेनिक सल्फर डज नॉट अफेक्टेड बाय, ऑर्गेनिक सल्फर
जो हमारा टनल में होंगे वो कभी अफेक्टेड नहीं होते। ऑर्गेनिक सल्फर डज नॉट अफेक्टेड बाई एसिड। अगर ब्रीजिंग में हमारा सल्फर होता तो ये अफेक्टेड होता और H2S गैस बना लेता। H2S गैस बना लेता, उसको बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक सल्फर, जिसको आप लोग बोलते हैं, एक को लाइबाइल सल्फर बोलते हैं, एक को नॉन लाइबाइल सल्फर बोलते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो आंसर बताया सर जी, हमारा इसमें कितने आयरन है सर जी? एक आयरन एटम है। सल्फर कितना ब्रीजिंग में? सल्फर ब्रीजिंग में एक भी नहीं है सर जी, 0 है। और हमारे पास कितने सल्फर ऑफ 16 मॉलिक्यूल है सर जी? 4 है। तो ये हमारा बैक्टीरियल रिडक्शन का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है। राइट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन गाइज। तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। क्या होगा आंसर, देखिए और बताइए। अगर वो टेबल आप लोगों को याद है तो आप आसानी से इसका आंसर बता पाएंगे। जो मैंने टेबल स्टार्टिंग में बताया, मैंने कहा ना, उसी टेबल से क्वेश्चंस आएंगे और आपको हमेशा देखने को मिलेगा। आप कंफ्यूज रहेंगे, सर जी नाम ही आप बदल दे रहे हैं, क्वेश्चंस बदल जा रहा है सर जी। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अगर आपको टेबल याद हो गया तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। बताइएगा जी आंसर। सभी लोग आंसर दीजिएगा फटाफट। लाइक और शेयर कर दीजिए चैनल को। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइक और शेयर कर दीजिए गाइस फटाफट। अगर सेशन अच्छा लगा तो गाइस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और आंसर सभी लोग दें। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए गाइस फटाफट और आंसर सभी लोग दें। ओके गाइस, तो गाइस सभी लोगों ने आंसर दे दिया है कि सर जी सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सभी लोग बता रहे हैं कि सर जी सेकंड ऑप्शन होगा। और ये हमारा कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज के नाम से ही जाना जाता है। ये हमारा कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज के नाम से ही जाना जाता है। SOD सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, इस नाम से ही जाना जाता है। और ये हमारा जो मेटल है इसमें कॉपर और जिंक होगा, ना कि ये सारे ऑप्शन होंगे। ये हमारे कैंसिल आउट है। और इस तरीके से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा सर टेबल डिहाइड्रेट दिखा दीजिए प्लीज। बिल्कुल, आप टेबल देख लीजिए, बिल्कुल देख लीजिए एक बार टेबल। ये देखिए यहाँ पे, ये मैंने कहा था ना टेबल कितना इंपॉर्टेंट है। अब आपको दिखेगा यहाँ पे सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज लिखा है और यहाँ पे कॉपर और जिंक मेटल लिखा है। कॉपर और जिंक मेटल लिखा है इस टेबल में, देखिएगा इसे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। दिख गया आर्ट गैलरी जी, आपको दिखा है। मैंने बताया ये टेबल कितना इंपॉर्टेंट है। ये टेबल पे ही कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और इसीलिए मैंने इस टेबल को बनाया था स्पेशली, ताकि आप लोगों को लग रहा है अभी सर जी ने कुछ नहीं किया है कि एक जगह लिख के रख दिया है। अरे ये तो बेनिफिट हो गया आपके लिए, प्लस पॉइंट हो गया। आपको ये सोचना चाहिए कि सर जी ने सब सारे फंक्शन एक जगह ला के रख दिया है, मुझे कल फंक्शन देख के जाना है एग्जाम में और यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। हमारे सारे मेटल भी मिल गए और सारे फंक्शंस मिल भी गए और सारे हमारे जो इट मीन्स बाइनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो देखने हैं मेटालो एंजाइम और इट्स नॉन हिम प्रोटीन, तो सारे के सारे एक जगह मिल गए टेबल में। ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। तो ये सारे टेबल्स आप देख करके जाइएगा, ये सारे टेबल्स आप लोग देख के जाइएगा। आप लोग वाकई में मानेंगे या न माने हमारी बात, बट हाँ अभी भी वक्त है, एक बार हमारी बात मान करके देख लीजिएगा। आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलेगा और करके आएंगे आप। प्लीज़ हमारी बात मानिएगा। हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि इस जगह से इस टेबल को अच्छे से देख के जाइएगा, ताकि आप लोग क्वेश्चंस कर पाएँ एग्जाम में। हम इसलिए चाहते हैं ताकि आप लोग अच्छा करके आए एग्जाम में, न कि ये कि हम जाएँ और क्वेश्चन ही अटेंड ना हो और आप लोग यहाँ पे सेशन भी लिए हो उसका भी बेनिफिट ना मिले। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बेनिफिट मिले, आप लोग क्वेश्चंस करें वहाँ पे। तो इसलिए मैंने इस टेबल को बनाया स्पेशली आप लोगों के लिए, ताकि आपको हर एक चीज़ यहीं पे मिले
और इसी से क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो गाइज अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो गाइज फटाफट लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए सेशन को। चलते हैं गाइज, हम बात करते हैं इसी तरीके से। टेबल ए भी देख लीजिए आप लोग एक बार, आर्ट कर लीजिए, आप इस टेबल को भी देख लीजिए, सभी लोग इस टेबल को देख लीजिए एक बार और नोट कर लीजिएगा इस टेबल को प्रॉपरली। इसको पॉज करके एक टेबल एक नोट्स पे अच्छे से बना करके लिख करके स्टार मार्क करके रख लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें याद रहें, ठीक है। और इस तरीके से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। मोस्ट वेलकम आर्ट जी। ओके गाइज, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इसके बारे में आप लोग बहुत ही बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और इसके बारे में आप लोग 100% आंसर दीजिएगा गाइज। और क्वेश्चन है हमारा, द एक्चुअल बेस पेयर प्रेजेंट इन द डबल बॉन्ड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कंटेनिंग एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन आर। बताइए गाइज क्या आंसर हुआ इसका। इसको आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा गाइज। फोर्थ ऑप्शन ATNGC। सभी लोग आंसर देगा, फटाफट आंसर दे सभी लोग, सभी लोग चैटिंग बॉक्स में आंसर दें फटाफट कौन सा ऑप्शन सही होगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस तो पता चलेगा, हाँ सर जी हम सही बता रहे हैं, ये चीज़ माइंड में आना चाहिए। सभी लोग आंसर दें फटाफट। बहुत सही, सुमा जी ने भी आंसर दे दिया। फटाफट सभी लोग आंसर दें गाइज, फटाफट क्विकली रिस्पॉन्स दीजिए। जितना मतलब जल्दी रिस्पॉन्स देंगे उससे ये पता चलेगा कि आप प्रेजेंस से आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा काम कर रहा है। फटाफट आंसर दीजिए गाइज, क्या होने वाला है इसका आंसर। बाकी लोग भी आंसर दें गाइज, फटाफट सभी लोग आंसर दें, इसमें क्या होने वाला है इसका आंसर। 8 के साथ सर जी टी होगा और फोर्थ ऑप्शन होगा, जैसा कि सभी लोग आंसर दे रहे हैं सर जी फोर्थ ऑप्शन होगा। तो क्यों ना एक बात कर लिया जाए, क्योंकि आप लोगों ने डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ा होगा, क्रुक्स मॉडल जो कि आप लोगों ने बायो में भी पढ़ा होगा। अभिलाष सिंह जी ने भी आंसर दे दिया, बहुत अच्छा गाइज, आप लोग अभी बहुत अच्छे से करने लगे। और जैसा कि आपको पता है ए और टी क्या होता है सर जी, एडिनिन, एडिनिन के साथ क्या होता है सर जी, थाइमिन ग्रुप होता है। एडिनिन के साथ थाइमिन होता है जो कि डबल बॉन्डेड होता है, थाइमिन होता है। और जी के साथ इट मीन्स गुआनिडीन होता है, गुआनिडीन। और ये हमारा ट्रिपल बॉन्डेड होता है गाइज, बहुत सही। और ये हमारा साइटोसिन है, साइटोसिन है, ये हमारा क्या है गाइज, साइटोसिन है। तो इस तरीके से हमारा एडेनिन के साथ थाइमिन और गुआनिन के साथ साइटोसिन होता है। बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया गाइज। ऐसे ही करेंगे तो फिर आपका 100% हो जाएगा, क्योंकि यही तरीका होता है क्वेश्चन करने का। चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग बताइए गाइज। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए और बताइए क्या होगा सही। और देखते हैं इस बार कौन कौन बता पाता है राइट ऑप्शन। अच्छे से पढ़िएगा और आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग, और चैटिंग के साथ फटाफट आप लोग बताइएगा सर जी हाँ ये होगा। देखते हैं कौन कौन बता पाता है। और अब इससे पता चलेगा कि आप लोगों ने हीमेथिन के बारे में कितने अच्छे से पढ़ाई किया है। हीमेथिन का स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें याद आ जाए कि सर जी ऐसा ऐसा इन्होंने बताया था केस, और वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। जो चीज़ें मैंने बताया था वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आप उस समय थोड़ा सा सोचेंगे सर जी सब कुछ पता था पर कर नहीं पाए, तो इसलिए मैंने कहा प्रैक्टिस करा देते हैं आप लोगों से। बताइएगा इस क्या होगा आंसर। टाइमर स्टार्ट कर दे रहे हैं गाइस, आप लोग टाइमर देख के बताइए। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप लोग फटाफट आंसर दीजिए गाइस।
सभी लोग आंसर देंगे, 1 मिनट का टाइम है। अभी तक की केवल एक बच्चे ने आंसर दिया है। देखते हैं क्या सभी लोग आंसर दे पाते हैं। उन्होंने जो ऑप्शन दिया है उसके बारे में सोचा जाएगा। अगर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, अगर आप लोगों को मैक्सिमम आंसर आने लगेंगे तो समझ जाएंगे कि आप लोगों ने आंसर सही दिया है। तो उससे आइडियाज क्लियर होगा कि हाँ, ये सर्वेंट ऑफ अल्लाह जी ने आंसर सही दिया है या गलत दिया है। तो बाकी बच्चे अगर आंसर देंगे तो उसके भी आप ये पता चलेगा कि कितने बच्चों को इसका आंसर पता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा कि दूसरे बच्चे ने भी आंसर दे दिया, सर हमारा ए ऑप्शन होने वाला है। देखते हैं क्या सभी लोग यही ऑप्शन देते हैं या कुछ और ऑप्शन है। और बाकी बच्चे भी आंसर दें फटाफट। क्वेश्चन देख लीजिए और आंसर दीजिए। आपका टाइम स्टार्ट है गाइज, 34 सेकंड हो चुके हैं और अभी भी आपके पास गाइज बचे हुए हैं, कुछ सेकंड्स और बचे हैं। तो आप लोग फटाफट आंसर दीजिए गाइज। चैटिंग बॉक्स में आंसर दीजिए गाइज, चैटिंग बॉक्स में आंसर दीजिए सभी लोग। BC, ओके ओके तो आसिफ जी, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। फटाफट सभी लोग आंसर दे गाइज। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कुछ बच्चों ने आंसर दिए हैं, कुछ बच्चों ने अभी तक नहीं दे पाए हैं। तो इससे पता चलता है कि आप लोग की तैयारी किस लेवल की है। और मैंने 1 मिनट का टाइम दिया और आप लोगों ने आंसर दे दिया है सर जी, बी एंड सी ऑप्शन होने वाला है। तो जैसा कि हम बात कर लेते हैं इसमें क्या करना है। द चेंज फ्रॉम ए टू डी गिवन बिलो दिया गया है, विच अकर व्हेन O2 बाइंडिंग टू हीमेथिन। तो उस केस में जब ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग हो गया तो उसमें क्या क्या चेंजेज आएंगे हमारे ए टू डी ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें बताना है कि क्या क्या चेंजेज आएंगे हमारे हीमेथिन मॉलिक्यूल में। तो पहला दिया है 1 आयरन एटम इज ऑक्सीडाइज, तो बिल्कुल नहीं, 1 आयरन एटम ऑक्सीडाइज नहीं होता है। सर जी हमारा दोनों आयरन एटम ऑक्सीडाइज होता है, जैसा कि मैंने इस स्ट्रक्चर में भी दिखाया था। हीमेथिन के केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिएगा ये यहाँ पे, ये रहा यहाँ पे मैंने बताया था इसके बारे में कि सर जी हमारे ऑक्सीजन बाइंडिंग के साथ में दोनों आयरन एटम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, दोनों आयरन एटम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, दोनों आयरन एटम हमारे ऑक्सीडाइज हो रहे हैं गाइस। हमने यहाँ पे बात किया था दोनों आयरन एटम ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। जैसा मैंने यहाँ पर स्लाइड लाया था उसी भी यहाँ पे क्वेश्चन लाए हैं, फिर भी आपको टाइम लग रहा है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं अभी तक आप लोगों ने वो स्ट्रेटजी से काम नहीं किया है, थोड़ा टाइम ले रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है। अगर आंसर दे रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारा ये यहाँ पे आंसर देख रहे हैं कि आयरन हमारे दो के दोनों थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इसी भी यहाँ पे स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया। और उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है और उसके बारे में बात करते हैं गाइस। हाँ, ये हमारा बोथ आयरन एटम आर ऑक्सीडाइज, तो ये राइट ऑप्शन है, जैसा कि आपको देखने से पता चल गया। और अगर हम बात करें तो जैसा है हमारे पास क्या है सर जी, यहाँ पे O2 बाइंड टू 1 आयरन एटम एंड इज आल्सो हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो जैसा कि मैंने अभी जस्ट स्ट्रक्चर दिखाया, हमने ये भी बात उस समय बोला था कि सर जी केवल एक ही आयरन एटम पे ऑक्सीजन बाइंड होगा, एक आयरन एटम पे ऑक्सीजन बाइंड होगा, वो भी फर्दर हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। एक ही आयरन पे हमारा ऑक्सीजन बॉन्डिंग होगा, ऑक्सीजन बॉन्ड जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, क्योंकि हमारा एक आयरन एटम तो हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है, एक आयरन हमारा जो है पेंटा कोऑर्डिनेटेड है। तो 6 वाला जो जुड़ेगा हमारा जो पेंटा कोऑर्डिनेटेड आयरन है उस पे जुड़ेगा और हमारे दोनों आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और हमारा आयरन सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट से आयरन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होगा और हमारा O2 बाइंड टू 1 आयरन एटम एंड इज आल्सो हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस केस में होगा, जैसा कि यहाँ पे आप लोग एक बार देख सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने जो आंसर दिया है सी एंड डी, तो वो गलत ऑप्शन है और हमारा आपका सामने ये आंसर दिख रहा है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये स्ट्रक्चर है, आपको नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जुड़ा हुआ है एक आयरन के साथ हमारा O2 जुड़ा हुआ है, एक आयरन के साथ O2 जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। और जिस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन जो होगा गाइस हमारा बी एंड सी, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी एंड सी वाला ऑप्शन होगा। जैसा कि कुछ बच्चों ने आंसर दिया भी था, उन्होंने बहुत सही आंसर दिया था। इससे पता चलता है कि वे बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी कर रखे हैं। ऑप्शन 2, जैसा कि तनु जी बता रहे हैं सर ऑप्शन 2 होगा,
तो एक बार ऑप्शन हमने देखना पड़ेगा। बाकी बी एंड सी हमारा जो स्टेटमेंट है राइट ऑप्शन है। ओके, बी एंड सी जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है गाइज, फर्स्ट ऑप्शन बी एंड सी। और डी ऑप्शन जो दिया है O2 बाइंड टू बोथ द आयरन एटम, तो ऐसा नहीं है, केवल एक ही आयरन से हमारा ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है, दोनों से नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, और देखते हैं इसके बारे में कौन कौन आंसर दे पाते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कौन कौन आंसर दे पाता है गाइज। ओके, और इस क्वेश्चन के बारे में आंसर दीजिए गाइज, फटाफट आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ रखा होगा और बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हाई स्कूल इंटर में भी पढ़ा होगा, तो फटाफट आंसर दे गाइज, इसमें क्या होने वाला है आंसर। टाइम स्टार्ट हो गया गाइज आप लोगों का, टाइम स्टार्ट हो गया गाइज, फटाफट आंसर दे। आंसर सभी लोग दे फटाफट चैटिंग बॉक्स में, चैटिंग बॉक्स में सभी लोग आंसर दें, जिससे पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना जल्दी कम समय में टाइम वेस्ट किया है। 14 सेकंड में कुछ बच्चों ने सॉल्व कर दिया है, अरे वाह क्या बात है, कुछ बच्चों ने 14 सेकंड में सॉल्व कर दिया है। ऐसे क्वेश्चन में कम से कम टाइम लेना प्लस पॉइंट होता है कि हमने बहुत कम टाइम कंज्यूम किया और आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं एग्जाम में बहुत आसानी से। ये आपका प्लस पॉइंट है, ये आप कितना जल्दी से आंसर को सॉल्व कर पाते हैं। तो गाइस सभी लोग चैटिंग बॉक्स में आंसर दें। ओके गाइज, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कुछ बच्चे आंसर बहुत अच्छा दे रहे हैं। आयरन मॉलिब्डेनम हमारा नाइट्रोजनस एंजाइम को फैक्टर के रूप में यूज करते हैं, बिल्कुल बहुत सही गाइज, बहुत अच्छा। आयरन मॉलिब्डेनम हमारा यूज किया जाता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में, आपको ये बात पता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम ही क्या है, नाइट्रोजन को हम अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और ये हमारा जो होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो पी होता है, पी मीन्स मटर जो होता है, उसके राइजोबियम लेगुमिनेसेरम जो कि उस जगह पे इट मीन्स जो रूट होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ आज भी मुझे याद रहती हैं, तो आप लोग भी इस तरीके से पढ़िए, सारी चीज़ याद रहे। और फटाफट गाइज इस क्वेश्चन को देखिए और आंसर बताइए, इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए आंसर क्या होगा। फॉर द मेटालोप्रोटीन हिमिथिन द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू नहीं है। देखिए क्वेश्चंस वही है, बस पूछने का तरीका डिफरेंट है। मैंने कहा ना कि पूछने का तरीका बदल जाएगा, बाकी आंसर सारे के सारे वही रहेंगे, कभी नहीं बदलेगा। इसलिए मैंने कहा है आप लोगों से कि आप लोग ये टॉपिक्स बिल्कुल पढ़ के जाइए एग्जाम में, ताकि क्वेश्चन ना छूटे। और इससे आसान चैप्टर कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेंगे, कुछ भी नहीं अंतर है। हर जगह से आप कुछ भी उठाएंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वही क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आंसर दीजिएगा इस फटाफट क्या होगा। सभी लोग आंसर देगा इस फटाफट, बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे। अरे वाह, सभी लोगों का आंसर आना शुरू हो गया है। अरे वाह, दीपक जी भी आ गए, राघवेंद्र जी भी आ गए, क्या बात है क्या बात है, शानदार। तो सभी लोग आंसर देगा इस फटाफट, क्या बात है, सभी लोग आ गए, बहुत अच्छी बात है। वही तो मैं सोच रहा था कि आधे बच्चे कहाँ पे हैं अभी तक, सेशंस को रेगुलर ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते हैं। और इस समय लास्ट टाइम चल रहा है हमारा, एग्जाम के एकदम करीब में है, तो आप लोगों को जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिएगा, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। मतलब नॉट ट्रू ऑप्शन सेकंड, हाँ बिल्कुल नॉट ट्रू ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड है, जो कि राइट ऑप्शन आप लोगों ने बताया है। कौन सा ट्रू नहीं है, तो आपको पता है देयर आर 2 आयरन सेंटर पर एक्टिव साइट्स होते हैं, बात सही है। और बोथ आयरन सेंटर आर हेक्सा कोऑर्डिनेटेड, तो ऐसा नहीं होता सर जी, एक हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होता है, एक पेंटा कोऑर्डिनेटेड होता है। और उसका थर्ड ऑप्शन जो दिया है 1 आयरन इज हेक्सा कोऑर्डिनेटेड व्हाइल द अदर आयरन इज पेंटा कोऑर्डिनेटेड इन द एक्टिव साइट, सही बात है ये। और इट इज़ फाउंड इन मैराइन इनवर्टिब्रेट्स, तो ये स्टेटमेंट सही है गाइज। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन हो वो हमारा इसके लिए सही ऑप्शन है गाइज। इस क्वेश्चन को देखिए और आंसर बताइए। द एक्सटेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यस यस बिल्कुल बिल्कुल सर, इफ रिड्यूस फॉर्म इज एक्टिव देन सेकंड इज इनकरेक्ट, बिल्कुल
आपने सही बात बताई है। तो ये सब चीज़ें इसी तरीके से पढ़ना ही चाहिए, ताकि आपके दिमाग में कई सारे आंसर एक साथ निकल के आने चाहिए। एक क्वेश्चन देखें तो आपके साथ कई सारे आंसर एक साथ दिमाग में घूमने चाहिए, कि लगना चाहिए हाँ ये इसके बारे में भी मुझे पता है। क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में कई सारे आंसर आ जाने चाहिए, कि सर जी अगर ये क्वेश्चन आता हम इसका आंसर ये दे पाते थे। तो ये होता है पढ़ने का तरीका। तो आंसर आने लगे हैं सर जी, बिल्कुल आंसर आने लगे हैं। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कुछ बच्चों ने आंसर दे भी दिया है। सर जी फर्स्ट ऑप्शन होने वाला है। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आ रहा है। फटाफट सभी लोग आंसर देगा इस। बहुत अच्छा, क्या बात है, शानदार। तो सभी लोग आंसर देगा इस। तौसीफ जी ने भी आंसर दिया है सर, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग आंसर दें फटाफट, चैटिंग बॉक्स में सभी लोग आंसर दें, चैटिंग बॉक्स में सभी लोग आंसर दें। ओके गाइस, तो ये आप लोगों ने जो आंसर दिया है सर जी हमारा, द एक्सटेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन इन माइक्रोसाइक्लिक रिंग ऑफ ए, मतलब ए दिया है हमारा, हिम दिया है, सेकंड दिया है कोएंजाइम B12 और क्लोरोफिल दिया है सर जी हमारा सी ऑप्शन। तो जैसा कि आपको पता है सबसे ज़्यादा अगर कॉन्जुगेशन की बात करें तो हमारा सबसे ज़्यादा हिम ग्रुप में होता है, ए में होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो होता है क्लोरोफिल के केस में हमारा डबल बॉन्डेड जो सिस्टम होता है वो मैक्सिमम होता है इन कम्पेयर टू कोएंजाइम B12 के केस में। तो जैसा कि आप लोगों ने आंसर दिया है, करेक्ट ऑप्शन जो होगा सर जी हमारा फर्स्ट ऑप्शन जी, राइट ऑप्शन। और ये बहुत सही ऑप्शन दिया है आप लोगों ने। सबसे ज़्यादा हमारा डबल बॉन्डेड सिस्टम जो होता है हिम में होता है, आफ्टर देन क्लोरोफिल में होता है, फिर हमारा विटामिन B12 में होता है। जैसा कि स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था, उसी स्ट्रक्चर को जा करके आप लोग एक बार फिर से देखिएगा, और देखने के बाद स्ट्रक्चर को जरूर देखिएगा ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं एग्जाम में, क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं एग्जाम में, ताकि आप क्वेश्चंस को कर पाएँ। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, और इसका आंसर दीजिए आप लोग गाइस फटाफट, फटाफट इसका आंसर दीजिए गाइस। हाँ, विटामिन B12 कोएंजाइम में हमारा कोरिन रिंग पाया जाता है, और क्लोरोफिल में सर जी हमारा क्लोरीन रिंग पाया जाता है। क्लोरोफिल में हमारा क्लोरीन रिंग पाया जाता है, जो कि हेल्पफुल होता है हमारा में फोटोसिंथेसिस में, वो फोटोसिंथेसिस में हमारा हेल्पफुल होता है क्लोरोफिल, और उसमें हमारा मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए गाइस। सभी लोग आंसर दें फटाफट चैटिंग बॉक्स में गाइस, सभी लोग चैटिंग बॉक्स में आंसर दें, क्या होने वाला है इस केस में। बहुत सही, क्या बात है, शानदार, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। आप लोग आंसर बहुत अच्छा दिए हैं सर जी। हमारा जो होता है हीमोग्लोबिन के केस में अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑक्सीजन बाइंडिंग टू डीऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड डीऑक्सी मायोग्लोबिन द बाइंडिंग कर्व एंड इट्स पीएच डिपेंडेंट रिस्पेक्टिवली। जैसा कि मैंने इसके बीच में भी स्टेटमेंट ये वाली बात की थी कि हमारा जो हीमोग्लोबिन के केस में होता है सर जी सिग्मोइडल करवाता है, और ये पीएच डिपेंडेंट होता है। और हमारा जो मायोग्लोबिन होता है सर जी हाइपरबोलिक करवाता है, और ये पीएच इंडिपेंडेंट होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो आप लोगों ने बहुत सही आंसर दिया गाइस, बहुत अच्छी बात है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये, और देखते हैं इस बार कितने लोग आंसर सही दे पाते हैं। जैसा कि अगर जिसको उस टेबल के बारे में पता है, जो मैंने टेबल स्टार्टिंग में दिखाया था, वो टेबल इतना इंपॉर्टेंट है, सोचिए उसी टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, कुछ भी नहीं किया, केवल वही टेबल से क्वेश्चन बनाए हैं। और उस टेबल को मैंने कहा कि आप लोग याद करके जाइएगा, ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से हो जाए। उसी टेबल पे क्वेश्चन बना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर टेबल याद है तो आंसर फटाक से आंसर आएगा सर जी, ये होगा आंसर। सोचिए कितने आसानी से आपको 2 मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, उस टेबल को याद करके जाना है। तो आप लोग जितने भी बच्चे अभी जुड़े हैं, जितने लोगों ने नहीं देखा है, तो सेशन में जाइएगा, फिर से चालू करिएगा, और उस टेबल को नोट्स में बना करके अच्छे से लिख करके हाईलाइट कर लीजिएगा। सर जी इसका ये फंक्शन है, इसका ये फंक्शन है। तो सारा पेज ना पढ़ने से अलावा, अगर आपके पास टाइम नहीं है,
आप जा रहे हैं तो कहीं निकले भी हैं तो आप एक बार फोटो मोबाइल में देख करके कि हाँ सर जी इसका ये फंक्शन था, इसका ये फंक्शन था, मोबाइल में देख करके जाइए। एग्जाम में जा भी रहे हैं तब भी एक बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में आएगा, आंसर डायरेक्ट करके आ जाएंगे, सर जी हमारा ये आंसर था, हमारा काम हो गया। बस यही करना है। आप लोग उसका फोटो खींच के रख लीजिएगा, पहले लिख लीजिएगा नोट्स में, फिर फोटो खींच लीजिएगा और फिर देख करके जाइएगा, ताकि आपका वहाँ से जो क्वेश्चन बने बायोलॉजिकल केमिस्ट्री से वो क्वेश्चन आपके हो जाए आसानी से। ओके, बहुत अच्छी बात है गाइज। तो जैसा कि आंसर आया है सर जी हिम आयरन प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो कुछ बच्चों ने सी ऑप्शन दिया है और कुछ बच्चों ने डी ऑप्शन दिया है। देखते हैं गाइज क्या होगा। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मैक्सिमम बच्चे अच्छा आंसर दे रहे हैं सर जी डी ऑप्शन। तो बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जैसा कि हिम आयरन प्रोटीन की बात करें तो सर जी हमारा हिम आयरन प्रोटीन साइटोक्रोम सी होगा, नाइट्रोबिडाक्सिन होगा, ट्रांसफेरिन और फिर इमिथिन। और अगर इसके बारे में अगर आप टेबल देखना चाहेंगे तो एक बार आप लोग जाकर टेबल में देखिएगा, तो मैंने वहाँ पे हिम आयरन प्रोटीन के लिए एच स्टार लिखा है और नॉन हिम आयरन प्रोटीन के लिए इट मीन्स एन स्टार लिखा हुआ है। तो उस टेबल को देख करके आप उस बिहार पे भी जाइएगा। अरे वाह, वैष्णव जी भी आ गए, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे ए बी और डी जो होगा सर जी हमारा हिम आयरन प्रोटीन है। और जब ए बी डी नहीं, किसी ने गलती लिख दिया था, ओके कोई बात नहीं। हिम आयरन प्रोटीन जो होते हैं हमारे, वो हमारे हिम आयरन प्रोटीन हमारा केवल साइटोक्रोम सी होता है और रोबिडाक्सिन और ट्रांसफेरिन और हिमिथिन जो होते हैं सर जी हमारे नॉन हिम प्रोटीन होते हैं, नॉन हिम प्रोटीन होते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ये बात आप लोगों को बताई है गाइज, स्टार्टिंग में ये बात मैंने आप लोगों को बताई है। तो गाइज आप लोग जाकर के उस टेबल को जरूर देखें, एक बार उस टेबल को जरूर देखें और उसका नोट्स बना लीजिएगा, बात मानिएगा, और मोबाइल में फोटो खींच लीजिएगा और जब भी बैठे अकेले में उस टेबल को देख के जाइए। बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन आपका उससे हो जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके उससे हो जाएंगे। लेट हो गया सर, कोई बात नहीं, लेट हो गए। मुझे लगा कि कुछ बच्चे अभी टाइम ही ऐसा है, इस टाइम पे बच्चे थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं गोलगप्पे खाने, और गोलगप्पे खाने का मन किसका नहीं करता, आपका क्या, हमारा खुद का मन बहुत करता है। बट अच्छे गोलगप्पे मिलेंगे तब तो खाएंगे। इट मीन्स पानीपुरी, पानीपुरी जो बहुत ज़्यादा पसंद होता है बच्चों को, मुझे भी पसंद है, मैं भी अभी छोटा ही बच्चा हूँ आप लोगों के साथ साथ, तो मेरी भी आदत है, मुझे ये सब चीज़ें पसंद है खाना। तो इस टाइम पे मैक्सिमम लोग निकलते हैं खाने पीने। ओके गाइस, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। बताइए, इन बायोलॉजिकल सिस्टम द मेटल आयन इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर। मैंने कहा था कुछ नए क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि ये सब क्वेश्चंस नए हैं आपके लिए, आप लोगों ने फर्स्ट टाइम देखे होंगे, बट वो टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। हाँ, मुंह में पानी तो आ गया, वैसा तो हकीकत है, मेरे भी मुंह में पानी आ गया है सोच के। मैं यहाँ से निकलूंगा तो पक्का खा के ही जाऊंगा। मैं भी यहाँ से निकलूंगा तो गोलगप्पे खाने के बाद ही जाऊंगा। ओके गाइस, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने आंसर दे दिया है, जो कि आंसर आप लोगों का मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और जैसा कि मुझे आंसर आप लोगों ने जो दिया है वो सही आंसर नहीं दिया किसी ने भी अभी तक। अरे वाह, अभी आंसर आए हैं तो थोड़ा सा अब मुझे लग रहा है कि आप लोग आंसर दे पाएंगे। कुछ उम्मीदें जग गई हैं, कुछ उम्मीदें जग गई हैं हमें जिंदा रखने के लिए। और आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहिए और सदा मतलब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए और हमारे डिस्प्ले पे आप लोगों की फ़ोटो लगे और हम भी कहें कि ये बच्चे बहुत अच्छा किए हैं। गाइस, आप लोगों ने आंसर बहुत अच्छा दिया अभी, और इसी तरीके से उम्मीदें जिंदा रखिए और क्वेश्चंस को करते रहिए। आयरन सल्फर सिस्टम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, अभी आपने पकड़ लिया सर जी। आयरन सल्फर प्रोटीन सिस्टम जो है उस केस में देखने को मिलता है सर जी, हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है। और कापर के केस में भी आपको पता है, कापर हमारा जो होता है वो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में फॉलो करता है, और ये भी चीज़ें आपको पता होगा। बहुत सही, अभी आप लोगों ने शानदार किया है, अभी आप लोगों ने डेफिनेशन के साथ बताया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा सर जी हमारा डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कापर और आयरन जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा भी डाउट होगा तो जाइएगा हमारे पहले स्लाइड पे और वहाँ टेबल में देखिएगा, कापर के केस में भी लिखा है कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। आयरन भी हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो ये मैंने कहा था, वो टेबल इतना इंपॉर्टेंट है, उस टेबल पे ये सारे क्वेश्चंस बने हैं। तो ऐसे ही उस टेबल को मैंने नहीं बनाया था, वो टेबल आप लोग के लिए मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मैंने खुद बना के रखा है अपने लिए। जब भी मैं कहीं एग्जाम में जाता हूँ तो बायोऑर्गेनिक में मैं ज़्यादा नहीं देख पाता हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं उतने ही टॉपिक कवर करके जाता हूँ ताकि हमारे क्वेश्चंस वहाँ से बन जाएँ।
कुछ क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो हमारा काम हो जाता है। और अगर एरो मिलान करने वाला है, इट मीन्स कॉलम वाला क्वेश्चंस आ गया, तब तो बल्ले बल्ले है। तब तो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं तो उसमें से 2 हमारा मैच कर जाता है, 2 ऑटोमेटिकली ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम मैच करा लेते हैं और हमारा काम हो जाता है और क्वेश्चन सही हो जाता है। तो इसलिए मैंने उस टेबल को बनाया है। तो गाइज आप लोग उस टेबल को पक्का नोट्स में बनाइएगा और फोटो खींच करके 2-3 बार देख लीजिएगा, आंसर हमेशा याद हो जाएगा। चलते हैं गाइज।